स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी द नाइन्थ डिसाइपल नोज हाउ दिस एंड्स जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 1। अनन्या कुलकर्णी का दूसरा जन्म। डॉक्टर मीरा अय्यर को याद आने वाली आखिरी चीज बारिश थी। ये बारिश फ्लाईओवर पर मूसलाधार बरस रही थी, जो बम्बई के मानसून की वो बारिश थी जो हेडलाइट्स को धुंधले सुनहरे छल्लों में बदल देती थी और सड़क पर हर ड्राइवर को एक जोखिम बना देती थी। वो एक डबल शिफ्ट के बाद थकी हुई गलती से वन वे एक्सेस लेन पर गलत दिशा में गाड़ी चला रही थी। उनके दिमाग में उस 19 साल के सड़क दुर्घटना के शिकार मरीज की मौत का वो पल बार बार घूम रहा था, जो उनकी टेबल पर उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद दम तोड़ गया था। हर एक क्लैंप सही जगह पर लगाने, खून की हर यूनिट समय पर चढ़ाने के बाद भी किसी तरह वो नाकाफी साबित हुआ था। उन्हें उस ट्रक का हॉर्न याद था। उन्हें याद आया कि उस आखिरी सेकंड में भी अजीब सी चिकित्सीय तत्स्थता के साथ उन्होंने ये सोचा था कि गाड़ियां पास आ रही है, ब्रेक लगाने का समय नहीं है, ये जानलेवा साबित होगा। उन्हें याद आया कि वो सही थीं। और तब गर्मी, गीलापन और दिल की धड़कन की दबी हुई पानी के भीतर जैसी आवाज जो उनकी नहीं थी, जो बहुत तेज और एक ही समय में पास और दूर दोनों जगह धड़क रही थी। 13 घंटे के प्रसव से भारी हुई एक महिला की आवाज ने मराठी में कुछ ऐसा कहा जिसे मीरा ने पूरी और सहज स्पष्टता के साथ समझ लिया, हालांकि उन्होंने अपने पहले जन्म में कभी मराठी का एक शब्द भी नहीं बोला था। मुलगी झाली, देव, मुलगी झाली, बेटी हुई है। हे भगवान, बेटी हुई है। इस बार कोई गलती नहीं थी, वैसी नहीं जैसी ऐसी कहानियों में अक्सर होती है। कमरे में कोई विलाप नहीं था, कोई निराशा नहीं थी, बस एक पिता की कच्ची प्रसन्नता से भरी हंसी और एक माँ की राहत से भरी थकी हुई सिसकी, और मीरा जो एक शिशु के असहाय असंयमित शरीर में फटी हुई थी, अपनी पलकें तक नियंत्रित करने में असमर्थ थी। शांत, बढ़ती हुई दहशत के साथ यह समझ रही थी कि उन्हें जीवन का एक ऐसा दूसरा मौका मिल गया है जिसके लिए उन्होंने कभी नहीं कहा था। ऐसे शरीर और दशक में जो अभी तक ये तय नहीं कर पाया था कि वह एक लड़की को क्या बनने की अनुमति देना चाहता है। 17 साल बाद डेक्कन जिमखाना, पुणे के अपने परिवार के फ्लैट के ठंडे फर्श पर पालथी मारकर बैठी अनन्या कुलकर्णी की गोद में एक केमिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक खुली थी और वह अगले कमरे में अपने पिता और चाचा को अपने भविष्य को लेकर इस तरह बहस करते हुए सुन रही थी जैसे कि वह वास्तव में कोई ऐसा वयस्क दिमाग न हो जो खुद इसके बारे में निर्णय लेने में सक्षम हो। उसने जिले के हर मॉक टेस्ट में टॉप किया है, प्रकाश, हर एक में। तुम उसे किस चीज के लिए छोड़ना चाहते हो? बी.एड और देशपांडे के लड़के से एक अच्छे शादी के प्रस्ताव के लिए? यह उनकी माँ सुशीला की आवाज थी, जो हमेशा की तरह अपनी बेटी का बचाव करने में तेज थी। हालांकि विस्तारित परिवार की राय के वजन के सामने हर गुजरते साल के साथ उनकी हिम्मत थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही थी। मैं इसे छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनके चाचा की आवाज, जो उतनी ही शांत थी जितनी की गुस्सा दिलाने वाली। मैं कह रहा हूँ, व्यावहारिक बनो। अगर वो सर्जरी में विशेषज्ञता हासिल करना चाहती है जैसा कि वह लगातार जिद कर रही है, तो मेडिकल की पढ़ाई 14-15 साल का सफर है। 30 साल की उम्र में जो आधी रात को ऑपरेशन थिएटर में लोगों को चीर रही हो, ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा? उसे बीएससी नर्सिंग के लिए भेजो, कुछ सम्मानजनक और छोटा। फिर शादी। फिर अगर वो तब भी चाहे तो वो पति का साथ मिलने के बाद एमडी कर सकती है। अनन्या ने अपनी पाठ्य पुस्तक बहुत शांति से बंद कर दी और अगले कमरे में नहीं गई, क्योंकि इस शरीर में 2 साल बिताने के बाद वो अच्छी तरह जान चुकी थी कि दरवाजा बंद होने से पहले किसी बंद दरवाजे से बहस करने का कोई फायदा नहीं होता, जब तक कि उसे पूरी तरह से तोड़ गिराने का समय न आ जाए। वो इस जीवन में जागी थी, सचमुच जाग गई थी, मीरा अय्यर के रूप में, मीरा की सभी यादों के साथ, न कि केवल शिशु अनन्या के रूप में चलना बोलना सीखने वाली बच्ची की तरह। टाइफाइड के एक ऐसे गंभीर दौरे के बाद 15 साल की उम्र में, जिसके कारण पारिवारिक डॉक्टर ने 2 डरावने दिनों तक उनके माता पिता से उन दबी सावधान आवाजों में बात की थी जो लोगों को सबसे बुरे के लिए तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बुखार के चरम के तीसरे दिन उन्होंने अपनी आंखें खोली थीं और एक 15 साल की लड़की की खोपड़ी के भीतर 41 साल की विदेशी यादें किसी छोटी इमारत के भीतर इनएक्सप्लिकेबली, अस्पष्ट रूप से बने दूसरे बड़े घर की तरह बैठी थीं। पुरानी अनन्या एक शांत, आज्ञाकारी, साधारण छात्रा थी, वैसी लड़की जिसे शिक्षक कक्षा की तस्वीरों में नजरअंदाज कर दिया करते थे। उस टाइफाइड से उबरने वाली लड़की ने अखबार में से अपने पिता द्वारा लाए गए तर्क पहेलियों, लॉजिक पजल्स को उनसे भी तेज गति से हल किया। अपने ट्यूटर के जीव विज्ञान के नोट्स को ऐसी बेबाकी से सुधारा जो इस बात को बिल्कुल नहीं छिपाती थी कि वह वास्तव में कितनी आश्वस्त थी।
और बहुत सोच समझकर हर उस वैकल्पिक विषय और अतिरिक्त क्लास को चुनना शुरू कर दिया जो एक ही अटूट मंजिल की ओर इशारा करती थी। वो एक सर्जन बनना चाहती थी, कोई नर्स नहीं, नहीं कोई ऐसी सामान्य चिकित्सक, जनरल फिजिशियन, जो शादी के दिन ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को चुपचाप सेवानिवृत्त कर दे। एक सर्जन, वैसी जो ऑपरेशन टेबल के सिरहाने खड़ी होकर अंतिम फैसला लेती है, जिसके हाथों पर अन्य डॉक्टर इमारत के सबसे टूटे हुए, सबसे लाचार शरीरों का भरोसा करते हैं। उन्होंने अभी तक अपने परिवार को यह नहीं बताया था कि वह इरादा कितना पक्का था, क्योंकि उन्होंने उस दुनिया की एक वयस्क की थकी हुई समझ के साथ, जिसमें उन्होंने पुनर्जन्म लिया था, ये समझ लिया था कि वहां तक पहुंचने की लड़ाई एक साथ दो मोर्चों पर लड़ी जानी थी। पहला मोर्चा वही था जिसका सामना 1990 के दशक के भारत में हर महत्वाकांक्षी सर्जन को करना पड़ता था, क्रूर प्रवेश परीक्षाएं, कम फंड वाले कॉलेज और एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली जो उनकी यादों वाली प्रणाली से 15 साल पीछे थी। दूसरा मोर्चा केवल उन लोगों द्वारा यह विश्वास किए जाने का था कि वह इसे जीतने में सक्षम है, जो उनसे प्यार करते थे और फिर भी किसी महिला के हाथों को खुले सीने के भीतर देखने की कल्पना नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपनी दादी के आग्रह पर रात के खाने के दौरान दूसरा मोर्चा लड़ने का मौका मिल गया। अनन्या, बेटा, अपने काका को बताओ कि तुमने क्या फैसला किया है। चलो। उनके पिता की आवाज बहुत सावधानी से तटस्थ थी, जिसका मतलब ये था कि उन्हें पहले से ही संदेह था कि इसका उत्तर उनके भाई को पसंद नहीं आएगा, और उन्होंने इस बार अपनी बेटी के शब्दों को अपनी तरफ से नर्म करके पहले से नहीं बोलने का फैसला किया था। अनन्या ने अपना चम्मच नीचे रख दिया। मेज के चारों ओर बैठे 6 वयस्क उसे देखने लगे, उसके माता पिता, उसके चाचा और चाची, उसकी दादी, और छुट्टियों में अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई से घर आया उसका बड़ा चचेरा भाई रोहन, जो इस बात से हल्के लाड़ प्यार वाले मनोरंजन के साथ देख रहा था कि उसे बातचीत के किसी भी तरह से महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं थी। अनन्या ने कहा, मैं इस साल प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने जा रही हूँ। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन वह कांपी नहीं, क्योंकि मीरा अय्यर की आवाज, एक ऐसी आवाज जिसने कभी चीखते हुए ट्रॉमा बे में बिना किसी कंपन के चेस्ट ट्यूब के आकार और रक्त उत्पाद के आदेश दिए थे, इतने पक्के मामले पर कांपना नहीं जानती थी। मैं राज्य के मेडिकल कॉलेज के लिए लक्ष्य रख रही हूँ। अगर मेरी रैंक अनुमति देती है तो बीजे मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस के बाद मेरा इरादा जनरल सर्जरी में और उसके बाद विशेष रूप से ट्रॉमा सर्जरी में विशेषज्ञता हासिल करने का है। उनके चाचा ने एक छोटे सधे हुए क्लिक के साथ अपना गिलास नीचे रखा। ट्रॉमा सर्जरी, जानती हो इसका क्या मतलब है, बेटा? रात के 2 बजे इमरजेंसी कॉल, चारों तरफ खून ही खून, एक थिएटर में लगातार 8-10 घंटे अपने पैरों पर खड़े रहना। ये किसी साफ सुथरे नर्सिंग होम में बच्चे पैदा कराना नहीं है। ये चिकित्सा की सबसे कठिन, सबसे गंदी शाखा है। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी उम्र की एक लड़की ने बस ऐसे ही यह तय कर लिया है? अनन्या ने अपनी आवाज को समतल, सम्मानजनक और पूरी तरह से अडिग रखा, बिल्कुल वैसे जैसे वह कभी उन अटेंडिंग डॉक्टरों से बात करती थी जो युवा रेजिडेंट के निदान पर संदेह करते थे और घंटे भर के भीतर गलत साबित हो जाते थे। उन्होंने कहा, बस ऐसे ही नहीं, मैंने इसके बारे में 2 साल तक सोचा है, काका। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इसका क्या मतलब है। मैं जानती हूँ कि इसका मतलब लगभग किसी भी अन्य विशेषता, स्पेशलिटी की तुलना में लंबा प्रशिक्षण है। मैं जानती हूँ कि इसका मतलब ऑपरेशन थिएटर है जो अभी हमारे देश में ज्यादातर पुरुषों द्वारा चलाए जाते हैं। मैं जानती हूँ कि जब मैं एक सफेद कोट पहनकर अंदर जाऊंगी तो कुछ मरीजों के परिवार असली डॉक्टर के बारे में पूछेंगे और उनका मतलब एक आदमी से होगा, भले ही स्कैल्पेल पकड़ने वाली मैं ही क्यों न हूँ। वो रुकी और उन्होंने उस सन्नाटे को उतनी ही देर तक रहने दिया जितनी देर वह चाहती थी। अंत में उस सन्नाटे के बीच 81 साल की उम्र की उनकी दादी, जिनकी शादी 15 साल की उम्र में एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिनसे वह अपनी शादी के दिन मिली थी, ने अपनी पोती को एक ऐसे भाव से देखा जिसे अनन्या तुरंत पहचान नहीं पाई, जब तक कि उसने एक छोटे से आंतरिक झटके के साथ उसे पहचान लिया, जो उस दर्द और गर्व के बहुत करीब था जिसे वह खुद कभी जी नहीं पाई थी। अपनी दादी ने अपने बेटे को आगे किसी भी बहस से रोकते हुए आखिरकार उस सन्नाटे में कहा, उसे कोशिश करने दो। अगर वो परीक्षा में फेल हो जाती है तो हम बीएड और अच्छे परिवारों के अच्छे लड़कों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर इस घर की कोई लड़की कहती है कि वो मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर सकती है और सर्जन बन सकती है, तो भगवान की कसम, ये घर ऐसा तय करने से पहले कि वह यह नहीं कर सकती, उसे एक बार कोशिश करने देगा। अनन्या ने उस साल महाराष्ट्र राज्य की मेरिट सूची में 38,000 से ठीक कम उम्मीदवारों में से चौथा स्थान प्राप्त किया, जिनमें से हर 19 में से 20 उम्मीदवार पुरुष थे, जैसा कि उनके चाचा ने अगली पारिवारिक सभा में अखबार की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई, जिस पर उनका आश्चर्य छिपाए नहीं छिप रहा था।
चौथे स्थान की कीमत उन्होंने चुकाई थी। वो ठीक ठीक जानती थी एक ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रश्न के 5 अंकों की, जहां उनका उत्तर एक ऐसी प्रतिक्रिया तंत्र रिएक्शन मैकेनिज्म का अनुसरण करता था जो वर्तमान राज्य पाठ्यक्रम द्वारा वास्तव में स्वीकार किए जाने वाले स्तर से एक तकनीकी पीढ़ी आगे था। यह एक छोटा कड़वा सबक था कि उन्हें जो कुछ भी पता है उसे इस दशक के स्वीकार करने के लिए तैयार हर बात के साथ कितनी सावधानी से तौलना होगा। पुणे के बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने 3 हफ्ते बाद उन्हें प्रवेश दे दिया। अपने पुराने जीवन से उन्हें धुंधला सा याद था कि यह एक सम्मानित संस्थान था। हालांकि इस दशक में सम्मानित का मतलब अभी भी छिलते हुए पेंट वाले गूंजते गलियारे, 4 साल पुरानी पत्रिकाओं जर्नल्स वाली लाइब्रेरी, 90 छात्रों के लिए काम करने वाले ठीक एक छत के पंखे वाला एनाटॉमी हॉल, और ओरिएंटेशन के पहले ही दिन उन्होंने चुपचाप गिनती की 110 छात्रों की कक्षा में 11 लड़कियां थीं। उन्हें इन आंकड़ों की उम्मीद थी। पहले दिन मुख्य द्वार के पास से गुजरते समय सीनियर लड़कों के एक झुंड पर छा जाने वाली उस चुप्पी के लिए वो पूरी तरह तैयार नहीं थी, या उस तरीके के लिए जिससे उनमें से एक ने अपने दोस्तों से कुछ ऐसा कहा जिससे वे फुसफुसाकर हंसे, जो धीमा और चुटीला था, जो स्पष्ट रूप से उनके कानों के लिए नहीं था लेकिन उनसे बहुत ज्यादा छुपाया भी नहीं गया था। अनन्या ने अपनी गति धीमी नहीं की। उन्होंने 2 साल, एक जीवन पहले एक 19 साल के मरीज को दफनाया था और ऑपरेशन थिएटरों में ऐसी कोहनी तक डूबी खून की गर्मी में खड़ी हुई थी जो उनका अपना नहीं था, और उन्होंने पाया कि अनन्या कुलकर्णी के रूप में डॉक्टर मीरा अय्यर के बजाय उन लोहे के फाटकों से पहली बार गुजरते हुए 18 साल के लड़कों की बहुत थोड़ी सी हंसी में उस हिस्से को छूने की शक्ति थी जो इन कमरों से भी बदतर कमरों को पहले ही पार कर चुका था। वो बस आगे बढ़ती गई, एनाटॉमी हॉल की ओर, संगमरमर की मेज पर इंतजार कर रहे कैडेवर शव की ओर, उस लड़ाई की शुरुआत की ओर जिसे उन्होंने अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखकर चुना था। अध्याय 2, कैडेवर टेबल बीजे। मेडिकल कॉलेज का एनाटॉमी हॉल उसी महक से महक रहा था जिस महक से दुनिया का हर एनाटॉमी हॉल महकता है, फॉर्मेलिन की इतनी तीखी महक जो गले के पिछले हिस्से में चुभ जाए, और उसके साथ किसी पुरानी तथा भारी चीज की महक मिली हुई जिसे दुनिया भर का रसायन भी पूरी तरह छिपा नहीं सकता था। अनन्या को इस महक की उम्मीद थी। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इसके अंदर अपने पहले ही दिन उसे ऐसा कुछ महसूस होगा जो मितली नहीं बल्कि यादों से जुड़ी सीने की जकड़न थी। उसके पिछले जीवन का पहला कैडेवर शव 80 साल का एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति था जिसने अपनी फाइल के अंदर एक नोट पिन करके अपना शरीर दान किया था, मुझे अच्छे से इस्तेमाल करना और याद रखना कि मैं किसी का पिता था। वो कभी उसका नाम नहीं जान पाई थी। इसके बावजूद अपने जीवन के उस संस्करण में जो बारिश से भीगे फ्लाईओवर पर खत्म हुआ था, उसने अपने करियर में जब भी कभी स्कैल्पेल उठाया उस व्यक्ति को याद किया था। यहाँ 1990 के दशक के पुणे में ऐसा कोई नोट नहीं था। कैडेवर सरकारी मुर्देखाने के लावारिस शव थे जिन्हें एक पीछे के कमरे के फॉर्मेलिन टैंकों में संरक्षित किया गया था, जिस कमरे के दरवाजे को कोई भी सीधे तौर पर देखना पसंद नहीं करता था। उन्हें 6 छात्रों की टेबल्स पर बिना किसी औपचारिकता के सौंप दिया गया था, जिसने अनन्या को किसी भी व्याख्यान से ज्यादा स्पष्ट रूप से यह बता दिया था कि ये दशक उन मृतकों के साथ कितना अलग व्यवहार करता था जिनके पास अपनी गरिमा का दावा करने के लिए कोई परिवार नहीं बचा था। फिर भी उसने 2 जन्मों के अनुभवों से अपनी आदत के मुताबिक अपनी टेबल पर रखे कैडेवर से मन ही मन माफी मांगी, इससे पहले कि डॉक्टर कविता रानाडे, एनाटॉमी विभाग की इकलौती महिला फैकल्टी, एक ऐसा तथ्य जिसे अनन्या ने पहले ही नोट करके अपनी शांत दिलचस्पी के साथ सहेज लिया था, ने पूरे हॉल में सन्नाटा खींचते हुए कक्षा शुरू की। आप 90 लोग हैं, हर टेबल पर 6, कुल 15 टेबल्स। आप इस साल का अधिकांश समय अपनी टेबल पर मौजूद व्यक्ति के साथ बिताएंगे, और मैं इस शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल कर रही हूँ। व्यक्ति, कोई नमूना स्पेसिमेन नहीं, कोई अभ्यास नहीं। अपने इस खतरे पर इसे भूल जाए, क्योंकि जिस दिन आप इसे भूल जाएंगे उसी दिन आप किसी जीवित मरीज को छूने के लायक नहीं रह जाएंगे। डॉक्टर रानाडे की आंखें हॉल में घूमी, तेज और परखने वाली। आज ऊपरी अंग अपर लिम्ब की सतही विच्छेदन, सुपरफिशियल डाइसेक्शन, सतह के लैंडमार्क्स की पहचान और क्यूटेनियस नर्व टेरिटरीज की शुरुआत के साथ मुझे सावधान, कम से कम चीरे इंसिजन्स चाहिए। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है कि कौन पहले खत्म करता है। अनन्या के टेबलमेट्स एक मिला जुला समूह थे, 2 लड़के जिन्होंने अपनी पाठ्य पुस्तक के आरेखों डायग्राम्स को रटने के अलावा शायद कुछ नहीं किया था और कमरे की वास्तविक महक से थोड़े बीमार से लग रहे थे। एक शांत, गंभीर लड़की जिसका नाम प्रिया देशपांडे था, जिसे अनन्या ने कक्षा की अन्य 10 लड़कियों में से एक के रूप में पहले ही पहचान लिया था और एक संभावित सहयोगी के रूप में चिन्हित कर लिया था, और 2 अन्य लड़के, रोहित साठे और विशाल कदम,
जिन्होंने हॉल में प्रवेश करते समय क्रिकेट के स्कोर पर उन युवा पुरुषों के उस तेज, आसान आत्मविश्वास के साथ चर्चा की थी, जिन्हें अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचना पड़ा था कि कोई कमरा उन्हें गंभीरता से लेगा या नहीं। यह विशाल था जिसने सबसे पहले स्कैल्पेल उठाया, किसी ऐसे व्यक्ति की अति उत्साही, थोड़ी दिखावटी पकड़ के साथ जिसने स्पष्ट रूप से घर पर आईने में इसे पकड़ने का अभ्यास किया हो और परीक्षा कक्ष के आरेख से अधिक किसी भी प्रतिरोधी चीज पर इसका इस्तेमाल कभी न किया हो। उसने किसी से खास तौर पर कहे बिना कहा, मैं शुरू करूंगा, और एग्रबाहु फॉर्म के साथ एक ऐसा चीरा लगाया जो आवश्यक गहराई से पूरे 2 सेंटीमीटर अधिक गहरा था और लक्षित रेखा से लगभग पूरे 1 इंच भटक गया था। अनन्या ने उस गलती को उसी धीमी गति वाली स्पष्टता से होते हुए देखा जो उसे उन जूनियर रेजिडेंट्स को याद दिलाती थी जो अपनी पहली वास्तविक प्रक्रियाओं को गड़बड़ कर देते थे। एक ऐसी स्पष्टता जहां आपको ठीक से पता होता है कि क्या गलत होने वाला है, और वह भी इसके होने से पूरे 1 सेकंड पहले, और आपको उसी सेकंड में तय करना होता है कि इसे सुधारने की सामाजिक कीमत चुकाने लायक है या नहीं। उसने खुद से वादा किया था 3 साल पहले जब वो दरवाजे से अंदर आई थी कि वह सावधान रहेगी, कि वो इस दशक की चिकित्सा शिक्षा को अपनी गति से आगे बढ़ने देगी और अपनी जानकारी में से केवल उतना ही प्रकट करेगी जितनी परिस्थितियां उससे बलपूर्वक निकलवा लेंगी। उसने विशाल के ब्लेड को रेडियल तंत्रिका, रेडियल नर्व की सतही शाखा की ओर बढ़ते देखा, एक ऐसी संरचना जिसे कैडेवर पर यहां लापरवाही से काटने पर कुछ नहीं सिखाया जाता, लेकिन वास्तविक अग्रबाहु घाव की मरम्मत के दौरान किसी जीवित मरीज पर लापरवाही से काटने पर कोई व्यक्ति अपने अंगूठे के पिछले हिस्से में अपने शेष जीवन के लिए स्थायी सुन्नपन के साथ छोड़ सकता है। और उसने पाया कि जैसे ही उसके सामने कोई वास्तविक गलती हो रही थी, वह वादा भूल गया। उसने कहा, रुको, तीखेपन से नहीं, बस इतनी स्पष्टता से कि उसके आधे अधूरे आत्मविश्वास को चीर सके। विशाल ने स्कैल्पेल को अभी भी हवा में रोके हुए उसकी ओर पलकें झपकाईं। क्या तुम्हारी लाइन बहुत अधिक रेडियल की ओर भटक गई है और उस गहराई पर तुम पहले से ही एंटीब्रेचल फासिया को पार कर चुके हो? कुछ मिलीमीटर और तुम उस सेफेलिक वेन को ठीक से उजागर करने से पहले ही सतही रेडियल तंत्रिका को काट दोगे, जिसे ये रास्ता दिखाने के लिए है। अनन्या की आवाज समतल, पेशेवर थी, वैसी आवाज जो उसने कभी घबराए हुए इंटर्न पर उन्हें छोटा महसूस कराए बिना इस्तेमाल की थी। ब्लेड को थोड़ा कम कोण पर झुकाने की कोशिश करो और पहले नस के रास्ते का अनुसरण करो। ये पार्श्व सीमा, लैटरल बॉर्डर के साथ ठीक त्वचा के नीचे चलती है। तंत्रिका इसके ठीक बगल में है। यदि तुम्हें एक मिल जाती है तो तुम स्वचालित रूप से दूसरी की रक्षा कर लेते हो। एक पल के लिए टेबल पर कोई नहीं हिला। रोहित साठे ने एक छोटी, अविश्वासी हंसी छोड़ी। अरे, इसकी सुनो, पहले दिन और यह विशाल को एनाटॉमी सिखा रही है। प्रिया देशपांडे की शांत आवाज ने बीच में आकर अनन्या को थोड़ा चकित कर दिया। वो लड़की जब से एक ही टेबल पर नियुक्त हुई थी, तब तक शायद ही 2 शब्द बोली थी। प्रिया नीचे उन खुली हुई अग्रबाहु संरचनाओं की ओर सिर झुकाकर देख रही थी, जैसे कोई अपने दिमाग में किसी आरेख की दोबारा जांच कर रहा हो। हालांकि वो गलत नहीं कह रही है। रेडियल तंत्रिका ठीक वहीं से गुजरती है। मुझे स्नेल के आरेख से यह याद है। विशाल ने अपनी तरफ से आगे कोई बहस नहीं की। उसने इस बार अधिक सावधानी से अपना कोण समायोजित किया और अनन्या ने, एक जन्मजात शिक्षक की विशेष संतुष्टि के साथ, एक ऐसी प्रवृत्ति जिसे उसने अपने पुराने अटेंडिंग वर्षों से अभी तक पूरी तरह से महसूस नहीं किया था, देखा कि नस फासिया से ठीक वहीं बाहर निकल आई जहां उसने कहा था, और तंत्रिका सुरक्षित रूप से इसके साथ साथ चल रही थी। दोनों सुरक्षित थीं। विशाल ने ज्यादातर खुद से ही धीरे से कहा, अच्छा, शुक्रिया, ये बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। एक छोटी सी बात, महत्वहीन, दोपहर के भोजन तक भूली जाने वाली। यह वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर रानाडे, जो पहले वर्ष के छात्रों के कमरे को पढ़ना सीखने में 15 साल बिताने वाली महिला के सतर्क धैर्य के साथ अपनी टेबल्स के चक्कर लगा रही थी, 3 टेबल दूर खड़ी थी और उन्होंने हर एक शब्द सुन लिया था। 1 घंटे बाद समीक्षा सत्र, रिव्यू पोर्शन के दौरान, जब छात्रों को एक समय में एक टेबल पर प्रोफेसर को पहचाने गए स्ट्रक्चर्स दिखाने थे, डॉक्टर रानाडे की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, टेबल 7। कुलकर्णी, आकर मुझे क्यूबिटल फोसा पर ब्रेकल धमनी, ब्रैकियल आर्टरी के साथ मीडियन तंत्रिका का संबंध दिखाओ। अनन्या बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी। पिछले 1 घंटे में उसने गौर किया था कि डॉक्टर रानाडे की आदत उन छात्रों की परीक्षा लेने की थी जो बहुत शांत लगते थे, वही प्रवृत्ति जिसके बारे में अनन्या को संदेह था, जिसके कारण डॉक्टर ओक ने इस कहानी के समानांतर संस्करण में बंबई के दूसरी तरफ के एक लड़के को चुना होगा जिसके अस्तित्व के बारे में उनमें से कोई कभी नहीं जान पाएगा।
उसने साफ, किफायती आंदोलनों से संरचनाओं की ओर इशारा किया। मीडियन तंत्रिका ब्रेकल धमनी के मध्य में स्थित होती है क्योंकि दोनों संरचनाएं क्यूबिटल फोसा से गुजरती है। सर डॉक्टर रानाडे, माफ कीजिएगा, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, बिसिपिटल अपोन्यूरोसिस के गहरे हिस्से में। नैदानिक रूप से, क्लिनिकली, ये संबंध वेन पोस्चुरे में सबसे अधिक मायने रखता है। मीडियन क्यूबिटल वेन दोनों के सतही रूप से बैठती है, लेकिन यदि खराब तरीके से किए गए रक्त आहरण के दौरान कोई सुई बहुत गहरी या बहुत मध्य में चली जाती है, तो आप ब्रेकल धमनी और उसके ठीक पार मीडियन तंत्रिका की चोट का जोखिम उठाते हैं, जो गंभीर, अनुपचारित मामलों में अंगूठे के विरोध, ऑपोजिशन के नुकसान और क्लासिक एप हैंड विकृति के रूप में सामने आती है। डॉक्टर रानाडे ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। पूरे हॉल में 90 छात्रों के आधे अधूरे ध्यान की हल्की फुसफुसाहट पूर्ण सन्नाटे के करीब कुछ में बदल गई। उस विशेष गुणवत्ता वाली शांति जो किसी भी कमरे में तब फैल जाती है जब लोगों को महसूस होता है कि वे कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो देखने लायक है। डॉक्टर रानाडे ने धीरे से कहा, और चिकित्सा शिक्षा के 6 दिन बाद एक प्रथम वर्ष की छात्रा ने खराब तरीके से किए गए वेनिपोस्चुरे से मीडियन तंत्रिका की चोट की नैदानिक प्रस्तुति कहाँ से सीखी? ये तीसरे वर्ष की सामग्री है, कुलकर्णी। कुछ पाठ्यक्रमों में चौथे वर्ष की। हॉल की हर आंख उनकी टेबल की ओर मुड़ गई। अनन्या ने महसूस किया कि प्रिया उसके बगल में बहुत शांत हो गई है। उसने महसूस किया कि विशाल और रोहित की पिछली आसान सी बर्खास्तगी अधिक सतर्कता में बदल गई है। उसने ठीक इस पल के लिए 2 साल पहले अपनी खुद के बेडरूम के एकांत में एक जवाब का पूर्वाभ्यास किया था, इस इमारत में कदम रखने से बहुत पहले, क्योंकि वह जानती थी, एक ऐसे व्यक्ति की निश्चितता के साथ जिसने एक अलग शहर में, एक अलग शरीर में इस सटीक टकराव को एक बार पहले ही जी लिया था, कि यह आएगा। उन्होंने कहा, मेरे पिता एक फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर रानाडे। उन्होंने अपनी पुरानी कॉलेज की पाठ्यपुस्तकें, फार्माकोलॉजी, कुछ बुनियादी नैदानिक चिकित्सा संदर्भ, यहाँ तक कि अपने एक डॉक्टर दोस्त से उधार ली गई कुछ एनाटॉमी एटलस भी संभाल कर रखी है। मैं 12 साल की उम्र से उन्हें पढ़ रही हूँ। मेरा अनुमान है कि उनमें से कुछ बस मेरे अंदर बस गई। एक बार जब आप ये समझ लेते हैं कि यह वास्तव में केवल वायरिंग और जंक्शन बॉक्स है, तो मुझे तंत्रिका तंत्र की कल्पना करना आसान लगता है। ये सच नहीं था। ये, एक बार फिर, इस दुनिया द्वारा बिना टूटे धारण किए जाने वाले सच के सबसे करीब उपलब्ध झूठ था। डॉक्टर रानाडे ने एक लंबे पल तक उसका अध्ययन किया, वही बाज की नजरों वाली, अनिश्चित शिकार जैसी परख जिसे अनन्या ने निजी तौर पर उम्मीद की थी। एक वरिष्ठ प्रोफेसर का वह रूप जो ये तय करने की कोशिश कर रहा हो कि क्या वो वास्तविक, अजीबोगरीब प्राकृतिक योग्यता, एक विस्तृत चीट, या इसके बीच की किसी ऐसी चीज को देख रही है जिसका उसके पास अभी तक कोई नाम नहीं है। डॉक्टर रानाडे ने अंत में कहा, इस सत्र के बाद मेरे कार्यालय में आना। अकेले। डॉक्टर रानाडे का कार्यालय पत्रिकाओं से भरा हुआ एक संकीर्ण कमरा था, जिनमें से अधिकांश पुरानी थी, और एक अकेला डेस्क पंखा छात्र फाइलों के ढेर के चारों ओर गर्म हवा को सुस्ती से धकेल रहा था। उन्होंने अनन्या को अपनी डेस्क के सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और लगभग पूरे 1 मिनट तक कुछ नहीं बोली, बस उस अव्यवस्थित सतह के पार से एक ऐसी तीव्रता के साथ उसका अध्ययन करती रही जिसे अनन्या पहचानती थी, क्योंकि उसने खुद एक समय में होनहार जूनियर रेजिडेंट्स को बिल्कुल वैसे ही देखा था। डॉक्टर रानाडे ने अंत में कहा, मैंने 15 साल से एनाटॉमी पढ़ाई है, कुलकर्णी। मैंने उस समय में ठीक 2 ऐसे छात्रों को देखा है जो इस विषय को उस तरह समझते थे जैसे आप 6 दिनों के बाद इसे समझती प्रतीत होती है। उनमें से एक अब लंदन के एक अस्पताल में सर्जरी के प्रोफेसर है। दूसरा अपने 3रे वर्ष में शानदार ढंग से जल गया, बर्न आउट, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में सही होने का अधिकार अर्जित करने से पहले हर चीज के बारे में सही होना एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। सहकर्मी इससे नाखुश होते हैं, वरिष्ठ इससे खतरा महसूस करते हैं, और यह आपको ठीक उसी समय अलग थलग कर देता है जब चिकित्सा आपसे एक टीम के हिस्से के रूप में काम करने की मांग करती है। उन्होंने थोड़ा आगे झुककर कहा, तो आप उनमें से कौन सी बनने जा रही हैं? अनन्या ने उस व्यक्ति के पूरे वजन के साथ सवाल पर विचार किया, जिसने वास्तव में इस चेतावनी के एक संस्करण को एक बार पहले भी जिया था, अपने पुराने जीवन में एक से अधिक शानदार सहकर्मियों को अपनी ही अहंकार की सीमाओं के खिलाफ शानदार ढंग से दुर्घटनाग्रस्त होते देखा था, जो सुधार को स्वीकार करने में असमर्थ थे, जो एकल प्रदर्शन के बजाय एक मंजिल पर टीम के रूप में काम करने में असमर्थ थे। उसने कहा, कोई भी नहीं, डॉक्टर रानाडे। मेरा इरादा इसमें बहुत अच्छा बनने का है। मेरा इरादा किसी को भी यह महसूस कराने का नहीं है कि वह पहले से ही वो नहीं जानता जो मैं जानती हूँ। और मेरा इरादा वास्तव में सुनने का है, आपसे,
मेरे वरिष्ठों से, उन नर्सों से जो इन वार्डों में 20 साल से है और ऐसी बातें जानती हैं जो कोई पाठ्यपुस्तक नहीं सिखाती। किसी उत्तर को जानना किसी ऐसे कमरे में उपयोगी होना जानने के समान नहीं है जहां अन्य लोग किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हों। मैं इस अंतर को समझती हूँ। मैं आपसे इसका वादा करती हूँ। उन्हें एहसास हुआ कि यह कहते हुए ये पूरी तरह से इस दशक की अपेक्षाओं के अनुसार कैलिब्रेट किया गया प्रदर्शन नहीं था। ये खुद से किए गए एक वास्तविक वादे के करीब कुछ था, उसके पुराने जीवन से बाहर ले जाए जाने वाले एकमात्र वास्तविक अफसोस का सुधार, जहां उसने एक से अधिक बार प्रतिभा को अलगाव में बदलते देखा था, सही होने की निश्चितता को पसंद किए जाने की गर्माहट की कीमत पर चुकने दिया था, ठीक उस रात तक जब एक ट्रक की हेडलाइट ने सवाल को स्थायी रूप से निरर्थक बना दिया था। डॉक्टर रानाडे धीरे से पीछे झुक गईं, उनके भाव में कुछ ऐसा आसान हुआ, हालांकि पूरी तरह से नहीं। इस कॉलेज में ऐसे लोग होंगे, छात्र, कुछ प्रोफेसर भी, मैं नाटक नहीं करूंगी, जो अपने वर्ष से ऊपर के सवालों के जवाब देने वाली लड़की को देखेंगे और तय करेंगे कि समस्या लड़की है, न कि उनकी अपनी सीमित उम्मीदें। कुलकर्णी, आपको अच्छे से बेहतर होना होगा। आपको अविश्वसनीय, अनडिनायबल होना होगा। क्योंकि बहुत अच्छा हमेशा लोगों को आपको किस्मत या एक तुक्के या किसी की ट्यूशन की थोड़ी बहुत मदद के रूप में समझाकर खारिज करने की गुंजाइश छोड़ देगा। केवल अविश्वसनीय ही उस चीज से बच पाता है जो इस देश में, इस दशक में एक स्कैल्पेल थामने की चाह रखने वाली महिला के लिए आ रही है। अनन्या ने धीरे से कहा, मैं जानती हूं। मैं गेट से अंदर कदम रखने से पहले से ही जानती हूं, डॉक्टर। रानाडे ने एक और लंबे पल के लिए उसकी निगाहों को थामे रखा, फिर अप्रत्याशित रूप से मुस्कान की शुरुआत जैसी कोई चीज उनके होठों के कोने को छू गई। अच्छा, तो आप और मैं बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ चलेंगे, कुलकर्णी। अब मेरे कार्यालय से बाहर निकलो, तुम्हें 20 मिनट में हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए पहुंचना है। और डॉक्टर भाईदे देरी से आने वाले छात्रों को सिद्धांत रूप में फेल कर देते हैं। अनन्या उस संकीर्ण, पंखे से ठंडे कार्यालय से बाहर निकलकर भीड़भाड़ वाले गलियारे में वापस आ गई और उसके सीने के भीतर कुछ ऐसा जम गया जिसे उसने तब से पूरी तरह महसूस नहीं किया था जब उसने एक मृत सर्जन की यादों के साथ एक 15 साल की लड़की के रूप में अपनी आंखें खोली थीं जो उसके अपने बचपन को भीड़भाड़ में डाल रही थी। ये सुरक्षा नहीं थी, वो पूरी स्पष्टता के साथ समझ गई थी कि डॉक्टर रानाडे की चेतावनी अतिशयोक्ति नहीं बल्कि साधारण तथ्य थी। ऐसे प्रोफेसर होंगे जो शांत, अनपरीक्षित पूर्वाग्रह से बाहर आकर उसे कम अंक देंगे। ऐसे सहपाठी होंगे जो फुसफुसाएंगे कि वो केवल इसलिए इतनी दूर आए क्योंकि किसी की मदद थी। बाद में मरीजों के परिवार होंगे जो पूछेंगे, जब वो अंत में उपकरण थामने वाली होगी, तो क्या किसी असली डॉक्टर, यानी एक पुरुष, को इसके बजाय बुलाया जा सकता है। लेकिन इस दशक में पुनर्जन्म लेने के बाद पहली बार उसने इस इमारत के भीतर एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया था जिसने सीधे तौर पर यह देखा था कि वह क्या थी और इसे दूर भगाने के लिए नहीं, बल्कि इसके योग्य एक मानक पर उसे खड़ा करने का फैसला किया था। फिलहाल बाकी जीवन को बनाने के लिए ये काफी होगा। उसने अपने कंधे पर अपने बैग के पट्टे को समायोजित किया और हिस्टोलॉजी लैब की तरफ चल पड़ी, अपने मन के उस हिस्से में पहले से ही उलटफेर करते हुए जो वास्तव में कभी काम करना बंद नहीं करता था, अपने आगे की हर चीज के आकार पर विचार करते हुए, एक ऐसी प्रणाली में MBBS के 5.5 साल जो उसकी यादों वाली प्रणाली से 15 साल पीछे है, ऑपरेशन थिएटरों में सर्जिकल रेजिडेंसी के 3 और साल जो अभी भी सफलता का आंशिक रूप से इस बात से माप करते हैं कि एक वरिष्ठ सर्जन एक जूनियर पर कितनी तेजी से चिल्ला सकता है, और उन सबके पार कहीं एक दशक लंबी चढ़ाई उस तरह की सर्जन बनने की दिशा में जिसके हाथों पर एक डरा हुआ परिवार इस बात की पहले पूछताछ किए बिना भरोसा कर लेगा कि क्या कोई पुरुष इसे बेहतर कर सकता है। वो पहले ही एक बार मर चुकी थी, ऐसा काम करते हुए जिससे वह प्यार करती थी, और एक ऐसे शरीर में जिसके पास ऐसा करना जारी रखने के मौके खत्म हो चुके थे। उसका दूसरा मौका बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। अध्याय 3 वार्ड राउंड। अपने पहले वर्ष के 6 महीनों के दौरान अनन्या ने ये सीख लिया था कि बीजे मेडिकल कॉलेज में सिद्धांत और अभ्यास लगभग पूरी तरह से अलग अलग दुनिया में रहते थे, और इनमें से दूसरी दुनिया वो जगह थी जहां वास्तविक शिक्षा वास्तव में होती थी। यह एक मंगलवार की सुबह हुआ, उस दौरान जिसे जनरल सर्जरी वार्ड पर एक नियमित अवलोकन राउंड होना माना जाता था। प्रथम वर्ष के छात्रों को शायद ही कभी सीधे तौर पर मरीजों के पास जाने की अनुमति दी जाती थी। उन्हें ज्यादातर एक वरिष्ठ रेजिडेंट के पीछे 10 के समूहों में ड्रेसिंग परिवर्तन देखने और एक सम्मानजनक दूरी से केस प्रस्तुतियों को सुनने के लिए इकट्ठा किया जाता था। अनन्या ने इन राउंड्स के दौरान नगण्य, अनरिमार्केबल बने रहने की कला को सही करने में उन 6 महीनों में से 5 महीने बिताए थे,
और केवल वही सवाल पूछे थे जो एक 18 साल की प्रथम वर्ष की लड़की संभावित रूप से पूछ सकती थी। बाकी सब कुछ अपने मन के विशाल धैर्यवान अभिलेखागार में सहेज कर रख लिया था। नगण्य बने रहना उसकी उम्मीद से अधिक कठिन था। उस दिन जब श्रीमती कमला भोसले को एक स्ट्रेचर पर उनके समूह के पास से निकाला गया, वह धीरे धीरे आहें भर रही थी। उनका एक हाथ उनके पेट के दाहिने हिस्से पर दबा हुआ था। उनका चेहरा उस विशेष मोमी ग्रे रंग का था जिसे अनन्या के पुराने जीवन ने 2 सेकंड से भी कम समय में बीमार और तेजी से गंभीर होने के रूप में पहचानना सिखाया था। उनके समूह का नेतृत्व करने वाला रेजिडेंट डॉक्टर सालुके नाम का एक थका हुआ दिखने वाला तीसरा वर्ष का छात्र, जो 10 चौंकते हुए प्रथम वर्ष के छात्रों को पढ़ाने की तुलना में अपनी शिफ्ट समाप्त होने से पहले राउंड खत्म करने में अधिक रुचि रखता था। जब स्ट्रेचर उनके पास से गुजरा तो उसने उस पर मुश्किल से एक नज़र डाली। कैजुअली केस, शायद अपेंडिक्स या गॉलब्लैडर सर्जरी के तय करने तक हमारे वार्ड की समस्या नहीं है। अब आज के मामले के संबंध में श्री पवार की पोस्ट ऑपरेटिव घाव की देखभाल। अनन्या ने होशपूर्वक फैसला करने से पहले ही यह बात कह दी। सर, उस मरीज को तुरंत देखा जाना चाहिए। डॉक्टर सालुके मुड़े, उनके थके हुए चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट झिलमिला उठी। माफ कीजिए, उनकी सांस लेने की गति जब वे गुजरी तो मैंने उसकी गिनती की। यह 1 मिनट में लगभग 30 लग रही थी और वह अपने दाहिने हिस्से की रक्षा कर रही है, लेकिन उनके चेहरे पर वह भूरा पसीने से लथपथ रूप है जिसका आमतौर पर मतलब होता है कि वो पहले से ही सदमे में है, न कि केवल दर्द में। अगर वो फटा हुआ अपेंडिक्स है या कोई गॉलब्लैडर जिसमें छेद हो गया है, तो सर्जन के सामने होने के बजाय कॉरिडोर में इंतजार करने का हर 10 मिनट पेरिटोनिटिस को किसी ऐसी चीज बनने के 10 मिनट करीब ले आता है जो उन्हें मार देती है, बजाय इसके कि किसी ऑपरेशन से ठीक होने वाली चीज बने। उसने अपनी आवाज को मापा हुआ रखा, बिना हिस्टेरिकल हुए जरूरी बनाया, वही सटीक लहजा जो उसने कभी एक जीवन पहले किसी मरीज की स्थिति के ठीक होने से पहले के 2 सेकंड में एक अटेंडिंग का ध्यान पुनर्निर्देशित करने के लिए इस्तेमाल किया था। यह उस तरह से काम नहीं किया जैसा पहले कभी किया था। डॉक्टर सालुके कोई ऐसे अटेंडिंग नहीं थे जो वर्षों की सिद्ध क्षमता के बाद उसके फैसले पर भरोसा करते हों। वो 9 सहपाठियों के सामने एक प्रथम वर्ष की लड़की द्वारा ट्रियाज पर व्याख्यान दिए जा रहे एक थके हुए तीसरे वर्ष के रेजिडेंट थे, और अनन्या ने डूबती हुई जानी पहचानी दहशत के साथ देखा कि वो संयोजन कितनी बुरी तरह से उतरने वाला था। कुलकर्णी, है ना? उसकी आवाज सपाट नियंत्रित हो गई थी, एक दर्शक के सामने अपना आपा न खोने का फैसला करने वाले व्यक्ति का विशेष नियंत्रित स्वर। तुम इस कॉलेज में 6 महीने से हो, तुम यहाँ देखने के लिए हो। अगर मुझे ये पहचानने के लिए सिखाने वाले किसी प्रथम वर्ष के छात्र की आवश्यकता है कि सेप्सिस को कैसे पहचाना जाए, तो मैं पूछना सुनिश्चित करूंगा। तब तक कृपया मुझे अपना शिक्षण राउंड समाप्त करने दें। छात्रों के छोटे समूह के माध्यम से दबा हुआ हंसी का एक हल्का सा झोंका गुजरा। अनन्या ने महसूस किया कि उसका चेहरा गर्म हो गया है। उसे खारिज किए जाने की पुरानी जानी पहचानी चुभन महसूस हुई, ठीक तब जब सही होना सबसे ज्यादा मायने रखता था, और उसके नीचे वो ठंडी अधिक जरूरी जागरूकता थी कि उस कॉरिडोर में कहीं एक महिला की स्थिति लगातार खराब हो रही थी, जबकि चिकित्सा पेशेवरों से भरा एक कमरा इस बात पर बहस कर रहा था कि ऐसा कहने का अधिकार किसका है। उसने तब एक ऐसा निर्णय लिया जो उसने वास्तव में 2 साल पहले ही डेक्कन जिमखाना में अपने बेडरूम के फर्श पर पालथी मारकर बैठते समय ले लिया था, कि वो सही होने और शर्मिंदा होने को प्राथमिकता देगी, बजाय इसके कि वो सही हो और चुप रहे, यदि चुप रहने की कीमत किसी और की जिंदगी के रूप में मापी जाती हो। उसने कहा, तो मैं खुद कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर को बताने जा रही हूं, और डॉक्टर सालुके के रोकने से पहले ही समूह से बाहर निकलकर चली गई। उसने श्रीमती भोसले को कैजुअल्टी कॉरिडोर में ठीक वहीं पाया जहां उसे उम्मीद थी, दीवार के खिलाफ एक ट्रॉले पर खड़ी, एक बिस्तर और उचित परीक्षा के लिए 4 अन्य मामलों के पीछे इंतजार कर रही। उनके पति एक ऐसे व्यक्ति की विशेष लाचार घबराहट के साथ उनके पास मंडरा रहे थे जो अपनी पत्नी को एक ऐसी प्रणाली में पीड़ित देख रहा था जो उसके शरीर की मान की गति से आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक ओवरलोडेड थी। उस मंगलवार की सुबह ड्यूटी पर मौजूद कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इकबाल शेख अपने शुरुआती 30 के दशक के एक परेशान व्यक्ति थे जो एक ही समय में 6 अलग अलग जरूरी मामलों के छोटे से विद्रोह को प्रबंधित करने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर सालुके के बजाय उनसे संपर्क करने में अनन्या के पास ठीक एक फायदा था। डॉक्टर शेख उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे कि उन्होंने ये तय कर लिया हो कि वह अपनी सीमा से आगे बढ़ रही एक प्रथम वर्ष की छात्रा है। उनके लिए वो केवल एक अपरिचित छात्र थी जो कुछ खतरनाक कह रही थी, और इस विशेष जुए में उनके ध्यान के 30 सेकंड ही वो सब थे जिसकी उसे आवश्यकता थी। डॉक्टर
शेख, बाधा डालने के लिए माफ कीजिए। ट्रॉली 4 पर मरीज श्रीमती भोसले। उनकी सांस लेने की गति बढ़ रही है। अगर आप जल्दी से दबाकर छोड़ते हैं तो उनके दाहिने निचले हिस्से में रीबाउंड टेंडनेस है, और पिछले 10 मिनटों में जब से उन्हें लाया गया है, उनकी त्वचा ठंडी और चिपचिपी हो गई है। मुझे लगता है कि वो छिद्रित अपेंडिक्स से पहले ही शुरुआती सेप्टिक शॉक में हो सकती है, सर, और मुझे नहीं लगता कि नियमित सर्जिकल परामर्श की तुलना में यह एक बहुत बड़ा आपातकाल बनने से पहले उनके पास ज्यादा समय है, डॉक्टर। शेख ने उसे ठीक वही नजर दी जिसकी उसे उम्मीद थी, खुले अविश्वास का आधा सेकंड की एक प्रथम वर्ष की छात्रा, और वह भी एक लड़की, एक व्यस्त कैजुअलिटी शिफ्ट के बीच में उसे एक विभेदक निदान डिफरेंशियल डायग्नोसिस पेश कर रही थी। इससे पहले कि महत्वपूर्ण संकेतों और शारीरिक निष्कर्षों की उसकी सटीक, बिना किसी हिचकिचाहट की डिलीवरी में कुछ ऐसा हुआ कि उसने उसे सीधे तौर पर टालने के बजाय रुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे दिखाओ, और ट्रॉली की ओर बढ़े। उन्होंने 2 मिनट से भी कम समय में श्रीमती भोसले की खुद जांच की। नाड़ी तेज और पतली थी। रक्तचाप जितना होना चाहिए था उससे कम था। पेट दुनिया भर के सर्जनों और किसी भी दशक में डरना सीखने वाले विशेष बोर्ड जैसी जकड़न के साथ कठोर था। उनकी अभिव्यक्ति लगभग तुरंत ही परेशान अधीरता से तेज, केंद्रित तात्कालिकता में बदल गई। उन्होंने नजदीकी नस पर तड़कते हुए कहा, मुझे तुरंत सर्जिकल रजिस्ट्रार ला कर दो। उनसे कहो कि संभावित छिद्रित विस्कस, परफोरेटेड विस्कस है। मरीज सदमे में है। उसे दोपहर की सूची के बजाय 1 घंटे के भीतर थिएटर में जाने की जरूरत है। वो वापस अनन्या की ओर मुड़े। उनकी अभिव्यक्ति में अब कुछ अधिक सावधान था। आपने कहा प्रथम वर्ष? हाँ, सर। तुम रीबाउंड टेंडनेस की तलाश करना कैसे जानती हो? ये प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम नहीं है। अनन्या के पास इसका जवाब तैयार था। इसे देने के 6 महीने के अभ्यास से इसे चिकना कर लिया गया था। मेरे पिता एक फार्मासिस्ट हैं, सर। घर पर पुरानी पाठ्यपुस्तकें हैं। मैं बहुत पढ़ती हूँ, डॉक्टर। शेख ने उत्तर की सख्ती से आवश्यकता से एक क्षण अधिक उसका अध्ययन किया, वही परखने वाली नज़र जिसे वह किसी भी सक्षम डॉक्टर की विशेष अभिव्यक्ति के रूप में पहचानने लगी थी जो किसी ऐसी चीज के सामने आया हो जो पूरी तरह से मेल नहीं खाती हो। फिर वो पल बीत गया। उनके सामने एक वास्तविक आपातकाल के अधिक जरूरी व्यवसाय द्वारा निगल लिया गया, और वह अपनी मरीज के पास वापस चले गए। पहले से ही इव तरल पदार्थ और सर्जिकल परामर्श के लिए बुला रहे थे। अनन्या रास्ते से हटकर कॉरिडोर की दीवार के खिलाफ पीछे हट गई और आपातकालीन चिकित्सा की मशीनरी को देखने लगी, एक साथ परिचित और अपरिचित, उसके पुराने जीवन से याद की जाने वाली वर्जन की तुलना में धीमी और अधिक तात्कालिक, लेकिन पहचान योग्य रूप से एक ऐसी महिला के जीवन के चारों ओर गति में घूमना शुरू कर दिया जिसका जीवन 10 मिनट पहले एक प्रतीक्षा कॉरिडोर में चुपचाप खिसक रहा था, जिसे देखने का किसी के पास समय नहीं था। श्रीमती भोसले 40 मिनट बाद आपातकालीन सर्जरी में चली गईं। वास्तव में उनका अपेंडिक्स फट गया था, और जब सर्जिकल टीम ने उनका पेट खोला तो उन्होंने शुरुआती पेरिटोनिटिस को पहले से ही फैलते हुए पाया। ठीक वही जटिलता जिसकी अनन्या को आशंका थी। उसके अनुमान के अनुसार शायद 20 या 30 मिनट पहले पकड़ी गई थी, इससे पहले कि वो खतरनाक से संभावित रूप से घातक में बदल जाती। उसे ऑपरेशन थिएटर में होने से इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, जो प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए सख्ती से वर्जित रहा, भले ही सुबह कैसी भी रही हो। उसे यह बात 3 दिन बाद पता चली, जब डॉक्टर रानाडे ने एनाटॉमी हॉल के बाहर कॉरिडोर में उसे एक ऐसे भाव के साथ रोका जो अनन्या ने बड़ी महिला के चेहरे पर अभी तक नहीं देखा था, मजाक और वास्तविक सम्मान के बीच की कोई चीज। डॉक्टर रानाडे ने बिना किसी प्रस्तावना के कहा, मैंने कैजुअलिटी में डॉक्टर शेख से एक दिलचस्प कहानी सुनी। एक प्रथम वर्ष के छात्र के बारे में जिसने एक अस्पताल के गलियारे में एक छिद्रित अपेंडिक्स का निदान किया और एक रेजिडेंट से बहस करके आगे निकल गई जिसने उसे अपनी सीमा में रहने के लिए कहा था। अनन्या ने अपनी अभिव्यक्ति को सावधानीपूर्वक तटस्थ रखा। मुझे उम्मीद है कि मैंने कोई समस्या पैदा नहीं की है, मैम, डॉक्टर। रानाडे का मुंह थोड़ा सा मरोड़ा, पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी। तुमने कई समस्याएं पैदा की है, डॉक्टर। सालुके जाहिर तौर पर किसी को भी बता रहे हैं कि एक प्रथम वर्ष की छात्रा ने अपने ही शिक्षण राउंड के सामने उसे अपमानित किया है। दूसरी ओर डॉक्टर शेख किसी को भी बता रहे हैं कि एक प्रथम वर्ष के छात्र ने शायद एक महिला की जान बचाई है, क्योंकि जब उसे चुप रहने के लिए कहा गया था तो उसने चुप रहने से इनकार कर दिया था। कुलकर्णी, तुम इस कॉलेज के लिए बड़े करीने से वर्गीकृत करना काफी मुश्किल होती जा रही हो, जिसके बारे में मैंने चेतावनी दी थी कि अगर तुमने केवल अच्छे होने के बजाय निर्विवाद होने पर जोर दिया तो ऐसा होगा। क्या ये कोई समस्या है, मैम? डॉक्टर रानाडे ने कहा, यह एक बहुत बड़ी समस्या है, और साथ ही मुझे संदेह है
बिल्कुल वही समस्या है जो तुम अपने बाकी करियर के लिए पैदा करना जारी रखना चाहती हो। उन्होंने एक पल के लिए अनन्या का अध्ययन किया, उनकी अभिव्यक्ति में कुछ अधिक गंभीर बस गया। वैसे श्रीमती भोसले अच्छी तरह से ठीक हो रही है। जाहिरा तौर पर उनके पति ने डॉक्टर शेख से कहा है कि वो उस छात्र का नाम जानना चाहते हैं जिसने किसी और से पहले ये देखा कि उसकी पत्नी मर रही है। मैंने डॉक्टर शेख से कहा कि यह बेहतर होगा फिलहाल अगर वो विशेष विवरण शांत रहे। एक प्रथम वर्ष की लड़की का पूरे अस्पताल में एक वरिष्ठ रेजिडेंट के नैदानिक फैसले को पीछे छोड़ने के परिणामों से बचाने के लिए इस कॉलेज की संस्कृति वर्तमान में नहीं बनी है। अभी नहीं। अनन्या ने इसे उस विशेष स्पष्ट दृष्टि वाले व्यवहारिकता के साथ आत्मसात कर लिया जिसने उसके पुराने जीवन में अधिक परिष्कृत ऑपरेटिंग थिएटरों में क्रेडिट, दोष और प्रतिष्ठा के 100 राजनीतिक झड़पों के माध्यम से उसका साथ दिया था और उसे सिखाया था। चिकित्सा द्वारा सिखाई गई किसी भी चीज से ऊपर सही होना और सुरक्षित होना शायद ही कभी एक ही उपलब्धि होती थी। मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, मैम। डॉक्टर रानाडे की आवाज शांत, अधिक प्रत्यक्ष हो गई थी। अभी मेरा शुक्रिया अदा मत करो। डॉक्टर सालों के दर्शकों के सामने खुद को अक्षम दिखने के लिए आसानी से माफ करने वाले व्यक्ति नहीं है और वो 3 साल में आपकी सर्जिकल रेजिडेंसी पोस्टिंग को काफी कठिन या काफी आसान बनाने के लिए पर्याप्त वरिष्ठ होंगे, जो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वह आपको उस लड़की के रूप में याद करते हैं जिसने उसे शर्मिंदा किया था या उस लड़की के रूप में जो तब सही थी जब यह मायने रखता था। यह इस देश में चिकित्सा का वास्तविक अंकगणित है, कुलकर्णी, और कोई भी प्रतिभा इसे नहीं बदलती है। आपको कौशल की तरह ही सहयोगियों की भी आवश्यकता होगी, शायद अधिक। उसने वार्डो की ओर वापस चलते हुए पाया कि वो इनमें से किसी से भी नहीं डरती थी। अध्याय 4 प्रस्ताव। ये पत्र एक रविवार को बिजली के बिल और दूर के किसी चचेरे भाई के शादी के निमंत्रण के बीच दबा हुआ आया और नाश्ते की मेज पर अपनी मां का चेहरा देखते ही अनन्या समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उम्मीद और माफी का वह खास मिश्रण जो सुशीला कुलकर्णी तब पहनती थी जब वह कुछ ऐसा कहने वाली होती थी जिसके बारे में उन्हें संदेह होता था कि उनकी बेटी को पसंद नहीं आएगा। उनकी मां ने अपनी नजरें पूरी तरह मिलाए बिना कहा, देशपांडे परिवार ने हमें लिखा है। उनका बेटा समीर, उसने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली है, अब बंबई में काम कर रहा है, अच्छी कंपनी है, अच्छा वेतन है। उन्होंने 2 साल पहले मीनल की शादी में तुम्हें याद किया था। वे पूछ रहे हैं कि क्या हम रिश्ते पर विचार करेंगे एक बार जब तुम्हारी पढ़ाई इसकी अनुमति दे। अनन्या ने अपना चम्मच सावधानी से नीचे रख दिया। अपने पहले पेशेवर साल की परीक्षाओं के 6 महीने वे क्रूर कागजात जो इस दशक की व्यवस्था में ये तय करेंगे कि उसे दूसरे साल में आगे बढ़ने की अनुमति है या नहीं, और उसके परिवार ने ठीक इसी हफ्ते उस विषय को उठाने के लिए चुना जिसके खिलाफ उसने 2 पूरे जीवन बिताए थे। मैंने आपको बताया था। मैंने दादाजी के घर पर, काका के सामने, सभी को बताया था। शादी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मैं अभी सोच रही हूँ। मेरे पास MBBS के 5 साल और हैं, फिर रेजिडेंसी, फिर मैं जानती हूँ तुमने क्या कहा, बेटा। उनकी माँ की आवाज सौम्य थी, लेकिन उसके नीचे एक थकान थी जिसे अनन्या पहचान गई। एक महिला की वह विशेष थकान जो अपनी बेटी की महत्वाकांक्षा से प्यार करने और एक ऐसी दुनिया के अंदर रहने के बीच फंसी है जिसने अभी तक ये तय करना पूरा नहीं किया था कि क्या उस महत्वाकांक्षा को उन सभी चीजों के साथ अस्तित्व में रहने की अनुमति है जो एक अच्छी बेटी को बनना चाहिए। कोई तुमसे कल शादी करने के लिए नहीं कह रहा है, अनन्या। देशपांडे बस ये पूछ रहे हैं कि क्या दरवाजा खुला रह सकता है। अगर 3 साल में, 4 साल में, जब तुम थोड़ा आगे निकल जाओ, तो हम इस पर फिर से विचार कर सकें। बस इतना ही है। यह एक औपचारिकता है, अच्छे परिवारों को जोड़े रखने का एक तरीका। अनन्या ने कहा, यह कोई औपचारिकता नहीं है अगर मुझसे आखिरकार हाँ कहने की उम्मीद की जाए। उसने अपनी मां के साथ बातचीत में अपनी उस आवाज में आने वाली धार को महसूस किया जिसे वो आमतौर पर बहुत मेहनत से बाहर रखती थी, जिन्होंने आखिरकार 2 साल पहले उस पारिवारिक रात के खाने में अनन्या की ओर से अपनी खुद की छोटी, शांत लड़ाई लड़ी थी। अगर मैं समीर देशपांडे से शादी करती हूँ, अगर मैं किसी से भी शादी करती हूँ अपनी ट्रेनिंग के बीच में, तो क्या आप समझती हैं कि इसका व्यावहारिक रूप से वास्तव में क्या मतलब है? इस देश में सर्जिकल रेजिडेंसी 90 घंटे के हफ्तों पर चलती है। इसका मतलब है त्योहारों को छोड़ना, पारिवारिक कार्यक्रमों को छोड़ना, लगातार 6 रातें रात के 3 बजे आपातकालीन थिएटर में बुलाया जाना। कौन सा पति, कौन सा ससुराल वाला, बिना आखिरकार उसे चुनने के लिए कहे एक बहू से इसे स्वीकार करेगा? उनकी मां एक लंबे पल के लिए चुप रही, अपने हाथों में अपनी चाय की प्याली को धीरे धीरे घुमाती रही। जब उन्होंने फिर से बात की तो उनकी आवाज ने अपनी पहले की कुछ नर्मता खो दी थी, जिसकी जगह किसी कठोर और अधिक ईमानदार चीज ने ले ली थी।
तुम्हें लगता है कि मैं यह नहीं जानती, अनन्या? तुम्हें लगता है कि मैंने इसके बारे में हर एक रात नहीं सोचा है, जब से तुम्हारी दादी ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है? मैं इस बात को लेकर भ्रम में नहीं हूं कि ये देश उन महिलाओं से क्या मांगता है जो वैसी ही नजदीकियां चाहती हैं जैसी तुमने चुनी है। मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम अपने पिता और मुझे इसके पारिवारिक राजनैतिक मामलों को चुपचाप पृष्ठभूमि में प्रबंधित करने दो, जबकि तुम अपनी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करो। कोई तुम पर कुछ भी जबरदस्ती नहीं थोप रहा है, लेकिन अगर तुम हर एक बातचीत को सीधे तौर पर ठुकरा देती हो, हर उस परिवार को जो संपर्क करता है, तो आखिरकार लोग संपर्क करना पूरी तरह बंद कर देते हैं। और फिर जब तुम 28-29 की हो जाओगी, अपनी रेजिडेंसी से पूरी हो चुकी होगी और आखिरकार अपने खुद के परिवार के बारे में सोचने के लिए तैयार होगी, यदि तुम तब तक चाहती भी हो, तो कोई दरवाजा खुला नहीं बचेगा। ये बस यहाँ ऐसे ही काम करता है, चाहे हम में से कोई इसे पसंद करे या नहीं। अनन्या ने आगे बहस करने के लिए अपना मुंह खोला और फिर रुक गई, क्योंकि उसके कुछ उस हिस्से ने जो एक ऐसे शरीर में 41 साल बिता चुका था जो आखिरकार एक दुखी, थकी हुई, पूरी तरह से अकेली तलाकशुदा महिला बन गई थी, जो 19 घंटे की शिफ्ट से घर गाड़ी चलाकर लौट रही थी और उस ड्राइव के दूसरे छोर पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था, अचानक और असहज स्पष्टता के साथ पहचाना कि उसकी मां पूरी तरह गलत नहीं थी। उसने अपने पुराने जीवन में जानबूझकर अकेलापन नहीं चुना था, ये बस निर्णय दर निर्णय जमा हो गया था। प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से उचित एक रात के खाने को बनाए रखने के बजाय एक और मामला स्वीकार किया गया, एक वर्षगांठ को याद रखने के बजाय अस्पताल में एक और देर रात, जब तक कि शादी चुपचाप समाप्त नहीं हो गई और बेटी बड़े पैमाने पर दूसरे शहर में अपने पिता द्वारा पाल पोष कर बड़ी हुई। और मीरा अय्यर ने एक दिन यह महसूस करते हुए अपनी आंखें खोली कि उसने एक ऐसा पूरा जीवन बनाया है जो हर पेशेवर लिहाज से असाधारण है और लगभग हर दूसरे लिहाज से पूरी तरह खाली है। वो सिर्फ इसलिए उस गलती को दोहराना नहीं चाहती थी कि उसे हर उचित उम्मीद के खिलाफ न दोहराने का एक पूरा दूसरा मौका मिला था। उसने आखिरकार अधिक शांति से कहा, मैं यह नहीं कह रही हूं कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं कह रही हूं कि मुझे यह ऐसी शर्तों पर चाहिए जो मुझसे उस पल गायब होने के लिए न कहें जब ये सुविधाजनक हो। कोई ऐसा जो शुरू में ही समझ जाए कि मैं किस तरह की जिंदगी बना रही हूं, न कि कोई जिसके सामने मुझे इसके लिए कुछ भी न रहने तक मोलभाव करना पड़े। आज से 5 साल बाद, एक बार में एक समझौता करके, उनकी मां ने मेज के पार पहुंचकर अनन्या के हाथ को अपने हाथ से ढक लिया। ये भाव बातचीत की तुलना में अधिक कोमल था। तो मैं देशपांडे से यही कहूंगी कि कोई जल्दबाजी नहीं है, और यह कि जो कोई भी अंत में तुम्हारा हाथ मांगेगा, उसे ये ठीक से समझना होगा कि वो किस तरह की महिला से पूछ रहा है। मैं तुम्हारी मां हूं, बेटा। मैं तुम्हें पिंजरे में बंद करने की कोशिश नहीं कर रही हूं। मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हूं कि दुनिया उस काम को पूरा न करे इससे पहले कि तुम्हें वो जीवन बनाने का मौका मिले जो तुम वास्तव में चाहती हो। उसके बाद के दिनों में उसने इस बातचीत के बारे में सोचा, व्याख्यानों और प्रैक्टिकल के बीच के अंतराल में और परीक्षा की तैयारी के तेजी से उपभोग करने वाले पीसने के दौरान, और पाया कि यह अगले हफ्ते एनाटॉमी हॉल में एक अप्रत्याशित तरीके से उसका पीछा करती रही। प्रिया देशपांडे, जैसा कि यह पता चला, उस परिवार से कोई संबंध नहीं था जिसने पत्र भेजा था। एक ऐसा संयोग जिसने अनन्या को पहली बार महसूस होने पर जोर से हंसा दिया था। पिछले महीनों में एक ऐसे सच्चे दोस्त के करीब बन गई थी जिसे अनन्या ने इतनी जल्दी पाने की उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसे जीवन में जिसकी वो इतनी सावधानी से रक्षा कर रही थी। प्रिया तेज थी, अपने अधिकार में चुपचाप महत्वाकांक्षी थी, सर्जरी के बजाय बाल रोग पीडियाट्रिक्स की ओर लक्ष्य रख रही थी, और ठीक उस समय बिल्कुल सही सवाल पूछने के विशेष उपहार से संपन्न थी जब अनन्या को इसकी सबसे कम उम्मीद थी। लाइब्रेरी में अध्ययन के दौरान अपनी खुद की नोट्स को एक ऐसे व्यक्ति की जानबूझकर अंतिम रूप से बंद करते हुए प्रिया ने कहा, जिसने ये तय किया था कि अगले कुछ मिनटों के लिए पाठ्यक्रम की तुलना में बातचीत अधिक महत्वपूर्ण है, तुम पूरा हफ्ता विचलित रही हो। परिवार की कोई समस्या है? अनन्या ने संक्षेप में वह विक्षेपण उत्तर देने पर विचार किया जो वह आमतौर पर देती थी, बस थक गई हूं, परीक्षाएं आ रही है। और फिर खुद को थोड़ा आश्चर्यचकित करते हुए पाया कि वह वास्तव में इसे किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जोर से कहना चाहती थी जो समझ सके। मेरे परिवार को मेरे लिए शादी का प्रस्ताव मिला। जरूरी नहीं, अभी जवाब की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन ये पहला है और यह आखिरी नहीं होगा। और मैं उन्हें ये समझाना नहीं जानती कि मैं शादी से बिल्कुल नहीं डर रही हूं। मैं इस बात से डरती हूं कि यह पेशा उन शादियों का क्या करता है जो इससे बचने के लिए नहीं बनी है। प्रिया एक पल के लिए चुप रही, अपनी उंगलियों में एक पेन घुमाती रही। उन्होंने आखिरकार कहा, मेरी चाची एक डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन, सर्जरी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कम उम्र में शादी कर ली, अपनी इंटर्नशिप पूरी करने से पहले ही।
उनके पति के परिवार को उम्मीद थी कि बच्चे होने के बाद वह काम करना बंद कर देंगी। उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। इसमें 11 साल लगे और मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी इस शादी को खुशहाल कहेगा। बिल्कुल, आज भी वे साथ रहे। ये साथ रहने की खुशी से अलग है। अनन्या ने स्वीकार किया। मैं इसी से डरती हूँ। प्रिया ने इसे ऐसे सरलता से कहा जैसे कि ये दुनिया की सबसे स्पष्ट बात हो। जो अनन्या ने महसूस किया इसे पलटते हुए शायद थी एक बार जब आपने इसे पारिवारिक राजनीति और अनकही उम्मीदों में डुबाने के बजाय स्पष्ट रूप से कह दिया था। तुम इस कॉलेज की पहली महिला नहीं हो जिसकी महत्वाकांक्षाएं उसके परिवार द्वारा शुरू में उसके लिए कल्पना की गई महत्वाकांक्षाओं से बड़ी हैं। अनन्या, तुम आखिरी भी नहीं हुई। तरकीब शादी से बचना नहीं है। ये किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो कभी भी तुमसे पहले स्थान पर छोटा होने के लिए कहने वाला नहीं था। वे मौजूद हैं, बहुत सारे नहीं, लेकिन वे मौजूद हैं। अनन्या ने एक लंबे पल के लिए अपनी दोस्त की ओर देखा, अपने सीने में थोड़ा सा ढीला महसूस करते हुए जो एक हफ्ते पहले नाश्ते की मेज पर अपनी मां की सावधान, माफी मांगने वाली आवाज के बाद से तंग था। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वे मौजूद हैं? प्रिया ने एक छोटी, निजी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मेरी चाची ने आखिरकार इसका अपना संस्करण ढूंढ लिया। कोई पति नहीं, वो अब 8 साल से तलाकशुदा है और इसके लिए खुश है। शादियों में आंटियां उनके बारे में जो भी फुसफुसाएं। उनके साथी एक साथी चिकित्सक है, अपनी पहली शादी के 2 बच्चों के साथ एक विधवा है। किसी ने इसका आयोजन नहीं किया, किसी के परिवार ने पत्र नहीं भेजा। वे बस एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मिले और धीरे धीरे फैसला किया कि उनमें से कोई भी यह नहीं चाहता था कि दूसरा वास्तव में जितना है उससे छोटा हो। इसे खोजने में उन्हें 43 साल लगे। यदि तुम इसे जल्द पा सको तो मैं चाहूंगी। अनन्या के पास उस सप्ताह अपनी मां के लिए कोई जवाब नहीं था और न ही उसके बाद के सप्ताह में, और अंत में उसे एक की आवश्यकता नहीं थी। देशपांडे परिवार, जिन्हें धीरे से सूचित किया गया था कि कोई जल्दबाजी नहीं है, चुपचाप मामले को आराम करने दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी मां ने वादा किया था। एक युद्ध में एक छोटी सी बातचीत सफलतापूर्वक नेविगेट की गई जिसे अनन्या ने थकती स्पष्टता के साथ समझा था, जिसमें कोई एक निर्णायक लड़ाई नहीं होगी बल्कि इस तरह के 1000 छोटे संघर्ष होंगे जो उसके पूरे करियर की लंबाई तक फैले हुए थे। उसने परीक्षा की तैयारी में खुद को फिर से झोंक दिया। हफ्तों में पहली बार वास्तविक राहत की तरह महसूस होने वाली किसी चीज के साथ, एक ऐसी समस्या की विशेष स्वच्छ सीधी संतुष्टि जिसे अकेले प्रयास और ज्ञान के माध्यम से हल किया जा सकता था। हर मोड़ पर उसके आसपास होने वाली गंदी, अधिक मानवीय वार्ताओं के विपरीत। उसके पहले पेशेवर परीक्षा के परिणाम जब 6 सप्ताह बाद आए तो उसने परीक्षा हॉल के बाहर भीड़भाड़ वाले गलियारे में अनन्या की नाक के नीचे नोटिस बोर्ड की सूची को लहराते हुए 110 छात्रों के अपने बैच में पहला स्थान प्राप्त किया। उन सभी लड़कों से आगे जो कभी उसके ओरिएंटेशन के दिन गेट के पास हंसे थे, यहाँ तक कि प्रिया से भी आगे, जिसने वास्तविक बिना किसी कुंठा के आनंद के साथ खबर ली, बजाय उस प्रतिस्पर्धी चुभन के जिसके लिए अनन्या ने आधे खुद को तैयार कर लिया था। अध्याय 5। विभाग के प्रमुख। जब तक अनन्या MBBS के अपने 3रे वर्ष में पहुंची, तब तक उसके बारे में फुसफुसाहटें अफवाह की तुलना में स्थापित तथ्य के अधिक करीब आ चुकी थीं। हर पेशेवर परीक्षा में पहला स्थान, लगातार 3 साल। वो लड़की जिसने किसी भी रेजिडेंट द्वारा ठीक से देखने की जहमत उठाने से पहले कैजुअल्टी कॉरिडोर में छिद्रित अपेंडिक्स का निदान किया था। वो लड़की जिसे डॉक्टर रानाडे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देती थी, जो BJ मेडिकल कॉलेज जैसे स्टेटस सचेत कॉलेज में अपना एक विशेष महत्व रखता था, क्योंकि डॉक्टर रानाडे अपनी अटेंशन को लेकर जानबूझकर और कंजूस होने के लिए मशहूर थी। अनन्या को ये बात समझ आ गई थी कि इनमें से किसी भी बात का डॉक्टर राजन खेलकर पर थोड़ा भी असर नहीं पड़ता था। डॉक्टर खेलकर सर्जरी विभाग के प्रमुख थे, 50 के दशक के अंत के एक सख्त, चांदी के बालों वाले व्यक्ति, जिनकी ख्याति उनके हर कमरे में प्रवेश करने से पहले पहुंच जाती थी, जो 3 दशकों के दौरान सर्जनों को पुराने तरीके से प्रशिक्षित करके बनाई गई थी, चिल्लाकर, पूरे वार्ड राउंड के सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित करके, एक ऐसे दर्शन द्वारा जो यह मानता था कि जूनियर डॉक्टर तब सबसे तेजी से सीखते हैं जब वे उन्हें निराश करने से डरते हों। उनके करियर में सभी विवरणों के अनुसार कभी भी हाउस ऑफिसर के स्तर से आगे की कोई महिला सर्जिकल ट्रेनिंग नहीं ली गई थी, और जब युवा, अधिक प्रगतिशील सहकर्मियों द्वारा जोर दिया गया, तो उन्होंने अपने तर्क को लेकर कोई विशेष गुप्त नहीं रखा था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए परीक्षा हॉल के बाहर भीड़भाड़ वाले गलियारे में अनन्या की नाक के नीचे नोटिस बोर्ड की सूची को लहराते हुए कहा, पहला रैंक। तुम ये तो जानती ही हो कि विशाल कदम को अपने पूरे विस्तारित परिवार को ये समझाना होगा कि जिस लड़की पर उसने हमारे पहले डिसेक्शन के दौरान हंसा था,
उसने 11 अंकों से उसे पीछे छोड़ दिया। अनन्या हंसी, वास्तव में खुलकर, पहली आसान हंसी जो उसने हफ्तों में खुद को दी थी, और उसने महसूस किया उस दोपहर हॉस्टलों की ओर वापस चलते हुए, परिवार की उम्मीद और पेशेवर महत्वाकांक्षा के पूरे गंदे अनसुलझे वजन के साथ अभी भी कहीं अंदर संतुलित था कि वह फिलहाल बिल्कुल वही थी जहां वह होना चाहती थी। न तो किसी और की आरामदायक उम्मीदों में फिट होने के लिए सिकुड़ रही थी, और न ही इससे बचने की लड़ाई में पूरी तरह अकेली थी। उसके पास MBBS के 5 साल और है, उसके पार कहीं रेजिडेंसी, और उसके पार उस सर्जन बनने की लंबी अनिश्चित चढ़ाई जिसे उसने एक बार एक ऐसे जीवन में पहले ही बना लिया था जो एक बारिश से भीगे फ्लाईओवर पर बहुत जल्दी समाप्त हो गया था। और उन सबके बीच में कहीं उसने सोचा, यद्यपि वह ये जानने की जल्दी में नहीं थी कि कैसे, शायद अभी भी उस तरह के व्यक्ति के लिए जगह हो सकती है जिसका वर्णन प्रिया ने किया था। कोई ऐसा जो कभी भी उससे ये कहने वाला नहीं था कि वह वास्तव में जितनी है उससे छोटी हो जाए। हालांकि अभी के लिए दूसरा साल का पाठ्यक्रम प्रतीक्षा कर रहा था, और अनन्या कुलकर्णी का इरादा उस सूची में भी टॉप करने का था। उन्होंने पहले हफ्ते में उसे 2 बार बुलाया, दोनों बार ऐसे सवाल पूछे जो जानबूझकर अपेक्षित तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम से ऊपर थे। इस तरह के सवाल जिनका अनन्या को संदेह था कि वे पढ़ाने से ज्यादा फंसाने के लिए थे, उस ठोकर को पैदा करने के लिए थे जो उस लड़की के बारे में खुद को बताई गई कहानी की पुष्टि करती जिसे उसने सिद्धांत रूप में गंभीरता से न लेने का फैसला किया था। दोनों बार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के निशान के साफ सुथरे सटीक रूप से उत्तर दिया, जिसके लिए वो शिकार करते हुए प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने उसकी प्रशंसा नहीं की, वो बस अगले छात्र के पास चले गए। उनकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी, और अनन्या ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर यह समझ लिया कि डॉक्टर खेलकर एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें एक हफ्ते में 2 अच्छे उत्तरों से जीता जा सके। उन्हें धीरे धीरे, मामले दर मामले, तब तक थकाया जाना था जब तक कि साक्ष्य का संचित वजन उनके काफी बड़े जिद्दीपन के लिए भी इनकार करना बहुत भारी नहीं हो जाता। ये सबूत पोस्टिंग के 3 हफ्ते बाद गुरुवार की रात को अप्रत्याशित रूप से और एक साथ आया। अनन्या वार्ड पर देर तक रुकी थी। आधिकारिक तौर पर इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तीसरे वर्ष के छात्रों से शाम के राउंड के बाद रुकने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने 3 वर्षों में जब भी उसका परीक्षा शेड्यूल अनुमति देता था, सर्जिकल विंग में बने रहने की आदत विकसित कर ली थी, और उस विभाग की वास्तविक लय को अवशोषित कर रही थी जिससे वो अंततः संबंधित होने का इरादा रखती थी। वो नर्सिंग स्टेशन पर एक मरीज के चार्ट की समीक्षा कर रही थी, अपनी शाम के रूटीन में बसने वाले एक व्यस्त वार्ड के सामान्य पृष्ठभूमि के शोर को आधा सुन रही थी। तभी बैच 14 से अलार्म बज उठा। उन्होंने कथित तौर पर एक से अधिक बार उन छात्रों के सामने जो कुछ ही दिनों में अनन्या को इसका वफादार दोहराव करते थे, कहा था, सर्जरी 9 से 5 की नौकरी नहीं है। जो महिला परिवार बसाना चाहती है, उसे देर सवेर ऑपरेशन थिएटर और अपने घर के बीच चुनाव करना ही पड़ता है। मैंने ऐसा 1 दर्जन बार होते देखा है। मैं ऐसे लड़के को प्रशिक्षित करना पसंद करूंगा जो 15 साल बाद भी मेरी टेबल पर खड़ा रहेगा, बजाय इसके कि मैं एक ऐसी लड़की पर 3 साल की सर्जिकल ट्रेनिंग बर्बाद करूं जो शादी होते ही गायब हो जाती है। अनन्या ने ये कहानी हॉस्टल के कॉमन रूम में प्रिया से सुनी, जिसने किसी दोस्त की ओर से अन्याय को दोहराने वाले व्यक्ति के विशेष गुस्से के साथ इसे डिलीवर किया था। उन्होंने यह बात पूरे तीसरे वर्ष के बैच के सामने कही। अनन्या सर्जरी पोस्टिंग के ओरिएंटेशन के दौरान जब वो ये कह रहे थे तो व्यवहारिक रूप से सीधे तुम्हारी तरफ देख रहे थे। अनन्या ने कहा, मैं जानती हूं। वास्तव में वो डॉक्टर खेलकर से 4 फीट की दूरी पर खड़ी थी जब उन्होंने यह बात कही थी, और उन्होंने अगले 2 दिनों को उस वाक्य को अपने दिमाग में उस विशेष रोगी व्यवस्थित गुस्से के साथ उलटने में बिताया था, जो 2 जन्मों में सीख चुका था कि जो गुस्सा खुद को जोर से घोषित करता है वो शायद ही कभी कुछ पूरा कर पाता है, जिसे चुप रहने वाला गुस्सा बेहतर तरीके से पूरा नहीं कर सकता। तो तुम क्या करने जा रही हो? अनन्या ने कहा, मुझे अगले महीने बैच के बाकी लोगों के साथ उनकी सर्जिकल पोस्टिंग में नियुक्त किया जाना है, और मैं उस वार्ड की सबसे अच्छी छात्रा बनने जा रही हूँ। हर एक दिन जब तक कि उनके पास मुझे एक तुक्के के रूप में समझाने के कारण खत्म नहीं हो जाते। सर्जिकल पोस्टिंग जुलाई में एक सोमवार को शुरू हुई। मानसून की बारिश वार्ड की खिड़कियों पर इतनी जोर से टकरा रही थी कि ओवरहेड लाइटें टिमटिमा रही थीं, और डॉक्टर खेलकर ने अपने वार्ड राउंड को उसी तरह चलाया जैसी अनन्या को चेतावनी दी गई थी। तेज, माफ न करने वाला। यह उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया था कि वास्तव में किन छात्रों ने पिछली रात पढ़ा था और किन लोगों ने केवल सरसरी निगाह डाली थी। 48 वर्षीय श्री अनिल घाड़गे, जिन्हें 2 दिन पहले तीव्र कोलेसिस्टाइटिस अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के एक सीधे मामले के रूप में भर्ती कराया गया था जो वैकल्पिक सर्जरी की प्रतीक्षा कर रहा था,
अपने बिस्तर पर सीधे बैठे हुए थे, अपने पेट को जकड़े हुए थे। उनका चेहरा ग्रे और पसीने की चादर से ढका हुआ था। उनकी सांसें छोटी, उथली आहों में आ रही थीं, जिन्हें अनन्या ने बिस्तर पर पहुंचने से पहले ही वास्तविक समय में सामने आ रहे सर्जिकल तबाही के अचूक हस्ताक्षर के रूप में पहचान लिया था। ड्यूटी पर मौजूद हाउस ऑफिसर डॉक्टर साल्वी नाम का एक प्रथम वर्ष का रेजिडेंट अपनी खुद की ट्रेनिंग में मुश्किल से 1 साल और स्पष्ट रूप से अपनी सीमा से बाहर पहले से ही बिस्तर पर था, घबराया हुआ था। रजिस्ट्रार को पेश करने के लिए नर्स को बुला रहा था। उसके हाथ एक ऐसे मरीज के ऊपर बेकार मंडरा रहे थे जिसका पेट अनन्या 3 फीट की दूरी से भी देख सकती थी, अपनी पूरी सतह पर कठोर और बोर्ड जैसा हो गया था। बिना आमंत्रित किए प्रतीक्षा किए बिस्तर की ओर बढ़ते हुए अनन्या ने कहा, कठोर पेट, टैचिकार्डिक हाइपोटेंशन, यह एक छिद्र परफोरेशन जैसा दिखता है, संभवतः गॉलब्लैडर खुद फट गया है। उसने एक ऐसे व्यक्ति की शांत, बिना जल्दबाजी के अधिकार के साथ अपनी आवाज को रखा, जिसने दूसरे जीवन में इस सटीक कॉल को 100 बार किया था। उसे आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता है, न कि रजिस्ट्रार को पेश करने और इंतजार करने की। किसी को तुरंत, अभी डॉक्टर खेलकर को सीधे कॉल करना चाहिए, और क्रमिक रूप से नहीं, बल्कि समानांतर रूप से एक ऑपरेशन थिएटर तैयार करना चाहिए, या हम 30 मिनट खो देंगे जो हमारे पास नहीं है। डॉक्टर साल्वी ने उसे घूरा, एक रेजिडेंट द्वारा तीसरे वर्ष के छात्र पर रखे जाने वाले प्रतिवर्त अधिकार, रिफ्लेक्सिव अथॉरिटी, और अपने सामने मरीज से निकलने वाली साधे, अकाट्य तात्कालिकता के बीच फटा हुआ था। मैं रजिस्ट्रार सही चैनल है, मैं सिर्फ ब्लड प्रेशर कफ के लिए पहले से ही पहुंचते हुए, तेज अभ्यास किए हुए हाथों से तीव्र आकलन की उस तरह की शुरुआत करते हुए जिसे तीसरे वर्ष की किसी भी ट्रेनिंग ने इतना आसान नहीं बनाया होना चाहिए था। अनन्या ने कहा, तो रजिस्ट्रार और थिएटर को एक साथ कॉल करो, और फोन का जवाब देने वाले को बताओ कि पेरिटोनिटिस के लक्षणों के साथ एक संभावित गॉलब्लैडर छिद्र को सामान्य कमांड श्रृंखला खुद से बात करने के बाद नहीं, बल्कि मिनटों के भीतर डॉक्टर खेलकर के निर्णय की आवश्यकता है। मैं उसके साथ रहूंगी, जाओ अभी। उसके लहजे में कुछ ऐसा था, वही अटूट, अकाट्य निश्चितता जिसने एक बार 30 सेकंड से भी कम समय में एक कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया था। डॉक्टर साल्वी की हिचकिचाहट को चीर दिया। वह चला गया। डॉक्टर खेलकर 11 मिनट बाद वार्ड में पहुंचे, अभी भी अपने सफेद कोट पर कंधे उचका रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति के विशेष तरीके से गरजते हुए भाव के साथ जिसे शाम को घर पर एक ऐसे आपातकाल द्वारा जगाया गया था जिसका मूल्यांकन करने के लिए अभी तक उनके पास पूरा समय नहीं था। उन्होंने बेड 14 पर एक ही नज़र में दृश्य को अपने अंदर समाहित कर लिया। मरीज ग्रे और हाँफ रहा था। डॉक्टर साल्वी दरवाजे के पास चिंता से मंडरा रहा था, और अनन्या बिस्तर पर घुटने टेके हुए अपनी उंगलियों को श्री घाड़गे की कलाई के खिलाफ हल्के से टिकाए हुए थी, जो उसकी पल्स की निगरानी अपने वास्तविक प्रशिक्षण स्तर से दोगुनी शांत एकाग्रता के साथ कर रही थी। उन्होंने किसी से खास तौर पर कहे बिना कहा, रिपोर्ट। यह अनन्या थी जिसने उत्तर दिया, क्योंकि वही थी जिसके पास नंबर थे। नाड़ी 128 और पतली, रक्तचाप 60 पर 90 और गिर रहा है। सांस लेने की दर 32, पेट सभी 4 क्वाड्रेंट्स में गार्डिंग के साथ व्यापक रूप से कठोर है, सर। वो 3 घंटे पहले शाम के राउंड में स्थिर थे। ये शुरुआती सामान्यीकृत पेरिटोनिटिस के साथ गॉलब्लैडर के तीव्र छिद्र की तरह दिखता है। उसे तुरंत थिएटर में जाने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि यह पुष्टि करने के लिए आगे की इमेजिंग के लिए समय है कि शारीरिक परीक्षा हमें पहले से क्या बता रही है। डॉक्टर खेलकर की आंखें मरीज से अनन्या की ओर और वापस गईं। उनकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी, और एक एकल तना हुआ पल के लिए अनन्या ने सोचा कि क्या वो कीमती सेकंड बर्बाद करेंगे कि एक तीसरे वर्ष का छात्र वो क्यों था जो रेजिडेंट के बजाय उन्हें ये रिपोर्ट दे रहा था जिसे होना चाहिए था। उन्होंने सेकंड बर्बाद नहीं किए। इसके बजाय उन्होंने कहा, थिएटर अभी, और वे पहले से ही आगे बढ़ रहे थे, पहले से ही संघर्ष कर रहे नर्सिंग स्टाफ को अपने कंधे के ऊपर से निर्देश दे रहे थे, और आपातकालीन सर्जरी की मशीनरी, प्रौद्योगिकी और तकनीक में 15 साल के अंतराल के पार भी अपनी तात्कालिकता में परिचित, जिसने इस वार्ड को अनन्या द्वारा याद किए जाने वाले वार्ड से अलग किया था, उनके चारों ओर गति में आ गई। उसे ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करने का मौका नहीं मिला। वह सीमा, कम से कम तीसरे वर्ष के छात्र के लिए दृढ़ता से, सही ढंग से अपनी जगह पर बनी रही, भले ही शाम कैसी भी रही हो। वो इसके बजाय बाहर गलियारे में खड़ी रही, एक हिले हुए डॉक्टर साल्वी के साथ, और उन 90 मिनटों तक इंतजार किया जो डॉक्टर खेलकर की टीम को श्री घाड़गे के पेट को खोलने, ठीक उसी तरह फटे हुए,
गैंग्रेनस गॉलब्लैडर की पुष्टि करने में लगे जैसा उसने भविष्यवाणी की थी, फैलते हुए संदूषण को धोना और एक सर्जन की विशेष नियंत्रित दक्षता के साथ उसे वापस बंद करना, जिसने इस सटीक आपातकाल को पहले 100 बार किया था और जो सभी संभावनाओं में इसे 100 बार फिर से करेगा। जब डॉक्टर खेलकर अंततः उभरे तो उन्होंने अपनी सर्जिकल गाउन को त्याग दिया था। थकान और एक सफल आपातकालीन मामले की विशेष सपाट नाली की संतुष्टि उनके चेहरे पर समान माप में लिखी हुई थी। उन्होंने उसे अभी भी गलियारे में पाया। वो उसके सामने रुकते हुए बिना किसी प्रस्तावना के बोले, वो जीवित रहेगा। और 20-30 मिनट, और मुझे यकीन नहीं है कि वह होता। कुलकर्णी, तुमने इसे सही कहा। ये सब निदान, तात्कालिकता, यहां तक कि मुझे प्रोटोकॉल की तकनीकी रूप से अनुमति देने की तुलना में तेजी से यहां लाने के लिए सामान्य चैनल को दरकिनार करना। धन्यवाद सर, यह कोई तारीफ नहीं थी। पूरी तरह से नहीं, डॉक्टर। खेलकर की आवाज में उनकी सामान्य तेज धार नहीं थी। उसकी जगह किसी अधिक थके हुए, अधिक वास्तविक रूप से विचार करने वाली चीज ने ले ली थी। कुलकर्णी, मैंने 30 साल यह विश्वास करने में बिताए हैं कि कौन एक अच्छा सर्जन बनाता है और कौन नहीं। मैंने यह विश्वास पैटर्न्स के खुद को दोहराते देखने के 30 सालों पर बनाया है। आज रात तुम उस पैटर्न में फिट नहीं हुई जिसकी मैंने उम्मीद की थी। यह इस बात का सबूत है कि मैं किसी ऐसी चीज के बारे में गलत हूं जिस पर मैंने 30 साल तक विश्वास किया है। यह इस बात का सबूत है कि तुम केवल एक दुर्लभ अपवाद हो जो अंतर्निहित नियम के बारे में कुछ भी नहीं बदलता है। मुझे अभी तक नहीं पता कि कौन सा है, अनन्या ने सावधानी से कहा, सम्मान के साथ, सर। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी तब तक निश्चित रूप से जान पाएगा जब तक कि आपने वास्तव में मुझे इसे किसी भी तरह से साबित करने की अनुमति नहीं दी है। वर्षों से, एक रात से नहीं, डॉक्टर। खेलकर ने एक लंबे पल के लिए उसका अध्ययन किया, वही बाज की नजरों वाला आकलन जिसे वो हर वरिष्ठ डॉक्टर से प्राप्त करने की लगभग आदी हो गई थी जो पहली बार उससे मिला था। किसी असहज साक्ष्य को एक आरामदायक, लंबे समय से आयोजित सिद्धांत के साथ समंजस करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति का विशेष रूप। उन्होंने अंत में कहा, कल सुबह राउंड से पहले मेरे कार्यालय में आना। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मेरी देखरेख में एक वास्तविक सर्जिकल मेंटरशिप के लिए वास्तव में तुमसे क्या आवश्यकता होगी, और क्या तुम बिना किसी अपवाद के, बिना किसी बहाने के, जितने साल भी लगे, इसके द्वारा मांगी जाने वाली हर चीज इसे देने के लिए तैयार हो। कुलकर्णी, मैं इसे हल्के में पेश नहीं कर रहा हूं, और मैं इसे इसलिए पेश नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज रात ने मुझे भावना की ओर प्रेरित किया। मैं इसे इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस पेशे में लगभग किसी भी चीज से अधिक, बिना ठीक से परीक्षण किए गलत होना नापसंद है कि क्या मैं वास्तव में था। वह मुड़े और उसके जवाब देने से पहले गलियारे में दूर चले गए। अनन्या को रात के फीके पड़ते एड्रेनालाइन में वहां खड़े छोड़ गए, अपने भीतर कुछ ऐसा महसूस करते हुए जो उसने दूर से पहचाना, उस दीवार में पहली वास्तविक, अकाट्य दरार के रूप में जिसे वह जानती थी, अपने वार्ड पर उसके पहले दिन से, कि उसे अंततः पूरी तरह से नीचे लाना होगा। इसमें 3 हफ्ते और एक फटा हुआ गॉलब्लैडर लगा था। उसे संदेह था कि दीवार के बाकी हिस्सों में काफी अधिक समय लगेगा। उसने बारिश के माध्यम से हॉस्टल की ओर वापस चलते हुए पाया कि जो अंततः कम होने लगी थी, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वो इस एक को ठीक से बनाने का मौका पाने के लिए पूरे एक जीवन के अंत से बच चुकी थी। वो डॉक्टर खेलकर के संदेह से भी बच सकती है, एक समय में एक अकाट्य मामला। अध्याय 6, सौदे की शर्तें। डॉक्टर खेलकर का कार्यालय डॉक्टर रानाडे के बिखरे हुए, गर्माहट से भरे अराजक अभयारण्य से बिल्कुल अलग था। ये खाली और व्यवस्थित था। एक दीवार पर सर्जिकल पत्रिकाएं वर्ष के अनुसार ऐसे सटीक क्रम में सजी थीं जो एक ऐसे व्यक्ति का आभास देती थीं जिसे किसी भी ऐसी चीज में अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं थी जिसे वह नियंत्रित कर सके। डेस्क पर रखी एकमात्र फ्रेम की गई तस्वीर में युवा डॉक्टर खेलकर स्क्रब पहने एक बुजुर्ग सर्जन, जिसे अनन्या नहीं पहचानती थी, से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। दोनों पुरुष उस अंदाज में मुस्कुरा रहे थे जैसे वर्तमान डॉक्टर खेलकर लगभग कभी नहीं मुस्कुराते थे। उन्होंने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। अनन्या हाथ जोड़े डेस्क के सामने खड़ी रही और इंतजार करती रही। डॉक्टर खेलकर ने जिस फाइल की समीक्षा वे कर रहे थे, उससे नजरें उठाए बिना कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, और मुझे एक ईमानदार जवाब चाहिए। वह जवाब नहीं जो तुम्हें लगता है कि मैं सुनना चाहता हूं। सर्जरी क्यों? सामान्य रूप से चिकित्सा क्यों नहीं? त्वचा विज्ञान या रेडियोलॉजी जैसी कोई आरामदायक विशेषता क्यों नहीं, जहां काम के घंटे सभ्य होते हैं और आपात स्थितियां दुर्लभ होती हैं? पेशे की वो शाखा क्यों जो तुम्हें सबसे ज्यादा कीमत चुकाएगी, जीवन को मापने वाली हर मुद्रा में? पिछले 3 वर्षों में अनन्या से इस सवाल के कई रूप पूछे जा चुके थे, रिश्तेदारों द्वारा, सहपाठियों द्वारा, खुद डॉक्टर
रानाडे द्वारा एक बार चाय पर बहुत नरमी से। उनमें से अधिकांश के लिए उसके पास एक तैयार कराया जवाब था, लेकिन इस विशेष कार्यालय में इस विशेष व्यक्ति के सामने खड़े होकर उसे महसूस हुआ कि वो तैयार जवाब नाकाफी था। इसके बजाय वो एक बाल रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिशियन बन गई, सभी विवरणों के अनुसार एक बेहतरीन बाल रोग विशेषज्ञ, और उसने 20 साल में एक बार भी मुझे उस चीज से बात करके हटाने के लिए माफ नहीं किया जो वो वास्तव में चाहती थी। कमरा बहुत शांत था। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, सहज रूप से यह समझकर कि यह ऐसा पल नहीं था जिसमें उसकी आवाज की जरूरत हो। डॉक्टर खेलकर ने अपनी आवाज को अब थोड़ा धीमा करते हुए जारी रखा, जिसमें वार्ड राउंड का वह तेज अधिकार कम और एक ऐसे व्यक्ति की थकी हुई ईमानदारी ज्यादा थी जो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहा था जिससे उसने 2 दशकों से बचने की कोशिश की थी। मैंने बहुत लंबे समय तक खुद से ये कहा कि मैंने उसे एक कठिन जीवन से बचाया है। यह अभी हाल ही में पिछले 3 हफ्तों में तुम्हें देखकर हुआ है कि मैंने ये सोचना शुरू किया है कि क्या मैंने वास्तव में जो किया वो खुद को बचाना था। उस बेटी को देखने से जिसे मैं प्यार करता हूँ, एक ऐसे करियर से गुजरते हुए जिसे मैं अच्छी तरह जानता था कि क्रूर है, उसके लिए दरवाजा बंद करना इस बात को देखने से कहीं अधिक आसान था कि वो उसमें से गुजरे और संभवतः उस चीज से आहत हो जिसका दूसरी तरफ इंतजार था। उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे साथ वही गलती नहीं दोहराने जा रहा हूं कुलकर्णी। इसलिए नहीं कि तुम्हें मेरी पिछली विफलताओं के लिए किसी सुधार की उम्मीद है, तुम मेरी बेटी नहीं हो और यह कोई ऐसा कर्ज नहीं है जिसे मैं तुम पर चुकाऊं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि वो दरवाजा बंद करना कभी भी वास्तव में सुरक्षा नहीं थी। ये सुरक्षा के कपड़े पहने हुए कायरता थी। और 58 साल की उम्र में मुझे पता चलता है कि मैं इस विशेष विषय पर कायर होने से थक गया हूं, सर। उसने धीरे से कहा, क्योंकि जब आपके सामने कोई व्यक्ति मर रहा हो, सर, और चिकित्सा में बाकी सारे विकल्प खत्म हो चुके हों, तो कभी कभी सर्जरी ही उस व्यक्ति और उसके जीवन के अंत के बीच एकमात्र ऐसी चीज होती है जो खड़ी होती है। इसमें एक तरह की निश्चितता है जो मुझे चिकित्सा में कहीं और नहीं मिलती। आप दवा की खुराक के बारे में बहस कर सकते हैं, इस बारे में कि यह इलाज या वह इलाज 6 महीने में बेहतर काम करेगा या नहीं। सर्जरी में आप एक फैसला लेते हैं, अपने हाथों से उस पर अडिग रहते हैं, और कुछ ही घंटों के भीतर, कभी कभी मिनटों में, आपको पता चल जाता है कि आप सही थे या नहीं। मुझे अन्य विशेषताओं की धीमी अनिश्चितताओं की तुलना में उस तरह की ईमानदारी के साथ जीना हमेशा आसान लगा है। मैं कभी पूरी तरह से न जान पाने के छोटे, शांत वजन को उठाने के बजाय जल्दी से गलत होने का पूरा वजन उठाना पसंद करोगी, डॉक्टर। खेलकर ने आखिरकार सिर उठाया। यह अधिकांश चतुर्थ वर्ष के छात्रों द्वारा दिए जाने वाले जवाबों से कहीं अधिक ईमानदार जवाब है। अधिकांश लोग जान बचाना चाहते हैं, ये जताते हुए जैसे आंतरिक चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन, भी जान न बचाती हो, जैसे इस अस्पताल का हर डॉक्टर अपने तरीके से एक ही युद्ध न लड़ रहा हो। उन्होंने अपने सामने की फाइल बंद कर दी। बैठो, अनन्या बैठ गई। डॉक्टर खेलकर ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो मेरे बहुत कम जूनियर जानते हैं। मेरी एक बेटी थी, है, मुझे कहना चाहिए कि वो जीवित है, हालांकि इन दिनों हम ज्यादा बात नहीं करते। वह भी एक सर्जन बनना चाहती थी, एक समय में इसके लिए बेताब थी, ठीक उसी तरह जैसे तुम इसके लिए स्पष्ट रूप से बेताब हो। मैंने उसे हतोत्साहित किया था, उससे कहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुमसे और 30 वर्षों में इस विभाग से गुजरने वाली हर दूसरी महिला से कहा था कि सर्जरी और परिवार उस तरह सह अस्तित्व में नहीं रह सकते जैसे कि अन्यायपूर्ण तरीके से एक पुरुष के लिए रह सकते हैं। उसने मेरी बात सुनी। स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी, द नाइन्थ डिसाइपल नोज हाउ दिस एंड्स, जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 8। ओवरपास की रात एमबीबीएस के अपने अंतिम वर्ष तक अनन्या ने उन बार की गिनती करना बंद कर दिया था जब नर्सों और जूनियर रेजिडेंट्स द्वारा चुपचाप उसे बुलाया गया था, जिन्होंने तकनीकी रूप से उससे वरिष्ठ डॉक्टरों के फैसले के बजाय उसके फैसले पर भरोसा करना सीख लिया था। उसने इसे नोटिस करना बंद नहीं किया था, बिल्कुल, वो बस अब उस याद की जरूरत महसूस नहीं करती थी कि सर्जिकल विभाग के दृष्टिकोण में कुछ मौलिक रूप से कैसे बदलाव आया था, जिसे डॉक्टर सालू के नाम के एक रेजिडेंट द्वारा 9 सहपाठियों के सामने अपनी सीमा में रहने के लिए कहे जाने के 3.5 साल बाद देखा गया था। वो आपातकालीन पोस्टिंग पर थी जिस रात सायन ओवरपास ढह गया था। ये शाम को 8 बजे के ठीक बाद हुआ, मानसून के सबसे भारी हिस्से के दौरान, जब वर्षों के स्थगित रखरखाव से कमजोर हुआ एक समर्थन स्तंभ अंततः रश और यातायात के संयुक्त वजन और 3 दिनों की लगातार बारिश के तहत ढह गया।
ऊंचे रास्ते का एक हिस्सा नीचे की सड़क पर आ गया। अपने साथ 2 बसें, मुट्ठी भर कारें और दर्जनों पैदल यात्रियों और फेरी वालों को ले गया जो ओवरपास के नीचे ही मूसलाधार बारिश से शरण ले रहे थे। पहला कैजुअल्टी अलर्ट रात 8:14 बजे के एम अस्पताल के कैजुअल्टी विभाग में पहुंचा। रात 8:30 बजे तक ये स्पष्ट हो गया था कि यह शाम के दौरान टपकाने वाले मुट्ठी भर मरीज नहीं होने वाले थे। यह एक भारी आपदा की घटना होने वाली थी, जिस तरह के लिए अनन्या के पुराने जीवन ने उसे सावधानीपूर्वक जानबूझकर अभ्यास में प्रशिक्षित किया था, जिसे इस अस्पताल ने इस दशक में ठीक से रिहर्स करने के लिए कभी भी संसाधन नहीं दिए थे। वो सर्जिकल वार्ड में थी जब एम्बुलेंस के सायरन की पहली लहर शुरू हुई। पहले हल्की, फिर तेजी से एक सतत विलाप में ओवरलैप हो गई जो पूरे भवन को निगलती हुई प्रतीत हुई। डॉक्टर खेलकर, जो नर्सिंग स्टेशन पर उसके साथ चार्ट की समीक्षा कर रहे थे, एक पल के लिए बहुत शांत हो गए, सुनते हुए, इससे पहले कि उनकी अभिव्यक्ति किसी ऐसी चीज में कठोर हो गई जिसे अनन्या ने उन पर पहले कभी नहीं देखा था। एक वार्ड राउंड का तेज परीक्षण अधिकार नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की केंद्रित, गंभीर तत्परता जिसने 30 वर्षों के अभ्यास में इस तरह की रात को एक से अधिक बार सामने आते देखा था। उन्होंने कहा, कैजुअल्टी अभी। हम दोनों, कुलकर्णी, तुम मेरे साथ हो। कैजुअल्टी विभाग, जब वे वहां पहुंचे, तो अस्पताल के आपातकालीन कमरे की तुलना में युद्ध क्षेत्र ट्राइएज स्टेशन के करीब कुछ में बदलना शुरू हो चुका था। स्ट्रेचर गलियारों में 3 और 4 गहरे कतार में थे, उनके बीच के फर्श पर मरीज जहां ट्रॉलियों पर कोई जगह नहीं बची थी। खून और बारिश का पानी उन टाइलों पर मिल रहा था जिन्हें साफ रखने के लिए नर्सें हारने वाली लड़ाई लड़ रही थीं। शोर जबरदस्त था, आहें भरना, चिल्लाना, एक रेडियो की तेज स्थैतिक दरार जिसे किसी ने ढहने वाली साइट पर ही बचाव अभियान को ट्रैक करने के लिए लाया था, जहां दमकल दल अभी भी मलबे से बचे लोगों और शवों को बाहर निकाल रहे थे। डॉक्टर खेलकर ने संकोच नहीं किया। वे एक ऐसे व्यक्ति के विशेष शांत अधिकार के साथ अराजकता में चले गए जो सहज रूप से समझता था कि इस पैमाने की आपदा में पहला काम किसी का इलाज करना नहीं था, यह अराजकता पर इतनी तेजी से आदेश थोपना था कि इलाज वास्तव में हो सके। कुलकर्णी, ट्राइएज, डॉक्टर शेख के साथ श्रेणियां जानती हो? अनन्या जानती थी, इस दशक के प्रशिक्षण से नहीं, जिसने भारी आपदा ट्राइएज को संक्षेप में और सैद्धांतिक रूप से छुआ था, बल्कि एक पूरे करियर से, अपने पुराने जीवन में, तूफान के मौसम और राजमार्ग ढेर और एक बार, यादगार रूप से, एक स्टेडियम के ढहने के दौरान इस तरह की प्रणाली को चलाने में बिताया था जिसने उसे 6 घंटे में एक पाठ्य पुस्तक की तुलना में आपदा चिकित्सा के बारे में अधिक सिखाया था। उसने कहा, लाल, पीला, हरा, काला। सबसे पहले तत्काल जानलेवा चोटें, दूसरे नंबर पर देरी से होने वाली लेकिन गंभीर, तीसरे नंबर पर चलने वाले घायल, और वे जिन्हें हम अपने पास मौजूद संसाधनों से नहीं बचा सकते हैं, चाहे इसे स्वीकार करना कितना भी कठिन क्यों ना हो। डॉक्टर खेलकर ने कहा, तो जाओ, अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करो। मैं मिनटों के भीतर ऑपरेशन कर रहा हूं, और मैं वो व्यक्ति भी नहीं हो सकता जो ये तय करे कि मेरी टेबल पर पहले कौन पहुंचता है। आज रात वो जिम्मेदारी तुम्हारी है, चाहे हम में से कोई भी यह पसंद करे कि इसे उठाने के लिए तुम कितनी कम उम्र की हो। अनन्या को डॉक्टर शेख मिले, वही कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर जिसके पास उसने 3 साल पहले एक पूरी तरह से अलग आपात स्थिति में संपर्क किया था। अब काफी अधिक वरिष्ठ थे और उनकी कनपटी पर बाल काफी अधिक सफेद हो चुके थे, जो पहले से ही ग्रीस पेंसिल के साथ आने वाले स्ट्रेचर के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। एक ऐसी प्रणाली में माथे पर रंगीन टैग लगा रहे थे जो लगभग पूरी तरह से उस प्रणाली को प्रतिबिंबित करती थी जिसे उसके पुराने जीवन ने उसकी हड्डियों में प्रशिक्षित किया था। कुलकर्णी, उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया, और उसकी अभिव्यक्ति में कुछ परेशान लेकिन आश्चर्यचकित नहीं, ने उसे बताया कि पिछले 3 वर्षों में उसके नाम के आसपास जो भी प्रतिष्ठा बनी थी, वो उन तक भी पहुंच चुकी थी। बायां कॉरिडोर लो, उन्हें चिन्हित करो, इलाज के लिए मत रुको जब तक कि कोई आपके सामने सक्रिय रूप से मर न रहा हो और 30 सेकंड का हस्तक्षेप उसे बदल न दे। आज रात हमारे पास किसी और चीज के लिए समय नहीं है। वो बाएं कॉरिडोर में चली गई और शुरू कर दी। अगले 4 घंटे अनन्या के पुराने जीवन की सबसे खराब रातों से याद आने वाली विशेष, भयानक लय में धुंधला गए। आकलन के बाद आकलन के बाद आकलन, दुनिया वायुमार्ग, श्वास, परिसंचरण तक सिमट गई। 4 व्यापक श्रेणियां जिनमें मानव शरीर की पीड़ा को क्रमबद्ध किया जा सकता है जब समय ही इमारत में सबसे दुर्लभ संसाधन बन गया।